गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ, कैसे हैं सब लोग? तो फाइनली एक बार और मंडे को हम लोग मिल रहे हैं और कल से आपकी इनऑर्गेनिक चालू होगी। जहां पर आज एंड होगा वहीं से इनऑर्गेनिक की चीजें भी शुरुआत होंगी। तो भैया, ये हमारा पहला 2 चैप्टर जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन फेज का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हुई होंगी, बट तुम्हारे लिए बस एक बात बोलना चाहता हूं। 10th क्लास और 11th क्लास का जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा अभी तक आप लाइफ में जितना भी 1 to 10 तक जितनी पढ़ाई करते हो वो सब कुछ अलग सा हो जाता है 11th में आने के बाद। 11th में आते ही भैया इतनी ज्यादा चीजें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस भी ज्यादा करना है, प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी है, प्लस थ्योरी भी ज्यादा करना है, सोचना भी ज्यादा है, अलग अलग तरीके से सोचना है। तो अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम्हें बहुत बहुत शाबाशी। ठीक है ना? इतनी मतलब होता है ना, खुद को थपथपा लेना, क्योंकि अगर तुम यहां तक आ गए हो, सच बता रहा हूं, बहुत सारे लोग, एज ए टीचर बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जितना भी टाइम हो गया मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है, उसके हिसाब से बता रहा हूं कि तुम अगर इस लेक्चर तक आए हो, 11th क्लास के बच्चे, अगर तुम इस लेक्चर तक मन मार के, जैसे मैं कल किसी 11th के बच्चे से बात कर रहा था, ठीक है, तो वो बता रहा था कि सर मैं ना शुरुआत में मुझे लगता था कि मतलब आप गलत हो, फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई साहब, थोड़ा सा मेरी अपनी कुछ गलतियां हैं। मूल कॉन्सेप्ट में सोचो, उस बच्चे ने मतलब मिक्स्ड ओपिनियन रखा अपना। हाँ, कभी उसको लगता था कि सर ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे, कभी मैं बेकार हूं, कभी उल्टा होता था। एटॉमिक स्ट्रक्चर से उसने बोला कि सर मैंने एक चीज रखी है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैं कोई बैकलॉग नहीं रखूंगा, आपने बोला था और मैंने अभी फॉलो किया है। अब मुझे लगता है कि हाँ, मेरे अंदर चेंजेस आए हैं। तो वही चीज मैं सबसे बोलना चाहता हूं। ये जो ट्रांजिशन हुआ है बेटा, इस ट्रांजिशन को तुमने एक्सेप्ट कर रहा है। इतने टाइम तक 2-2.5 महीने से तुम लगातार हम एक दूसरे को, वो भी ऐसी ऐसी चीजें, सच बताऊं तो मतलब बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री में अभी सबसे ज्यादा अगर अच्छे लेवल पे कुछ चल रहा था, अच्छी चीजें चल रही थी, वो केमिस्ट्री की चल रही थी। क्योंकि मैथ्स में बेसिक मैथ्स चल रहा था, फिजिक्स में और यूनिट डायमेंशन, ये छोटे छोटे चैप्टर्स थे। अब फिजिक्स भी अच्छे लेवल पे आएगा। बॉटनी, जूलॉजी थोड़ा एज कंपेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी आसान लगती है, क्योंकि थोड़ा आसान है भी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा अलग तरीके से नहीं सोचना है। बट तुम यहां तक आए, बहुत मजेदार चीज लगी, बहुत सही लगा यार, मुझे सच बता रहा हूं। मुझसे कोई पूछेगा कैसा, मतलब आपने, हाँ बच्चे कैसे हैं, तो मैं बोलूंगा एमपी बच्चे हैं सर, मस्त प्यारे बच्चे हैं हमारे। ठीक है, ये सारे के सारे अर्जुनास भैया, फिर से आज हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, 2-3 चीजें हैं, फिर थोड़ी हाई लेवल बातें होंगी, फिर छोटी मोटी चीजें करके हम लोग ये टॉपिक ऑलमोस्ट एंड होने को है। ठीक है, हाँ आज ये चैप्टर एंड होगा, फिर हमें 2 चैप्टर्स के बीच का गैप मिलेगा। 2 चैप्टर्स आप इनऑर्गेनिक करोगे, अगले 2 महीने तक कोई न्यूमेरिकल्स नहीं मिलने वाले। लेकिन मैं तुमसे बस एक चीज चाहता हूं, आज इस चैप्टर को एंड कर रहा हूं, मैं इस चैप्टर को एंड करूंगा। मैं तुमसे जाते जाते एक बात बोलना चाहता हूं कि भैया ये 2 चैप्टर जो मैंने बताए हैं तुम्हें, ये 2 चैप्टर की जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के डीपीपी का सॉल्यूशन आ चुका है, थोड़ा थोड़ा सा 1-2 रह गए, वो मैं आपको कल परसों तक दे दूंगा। ये 2 चैप्टर्स की लेक्चर्स अगर आपने नहीं किए हैं, बैकलॉग है तो कंप्लीट करो, रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सच बता रहा हूं, ये सारे डीपीपीस दोबारा लगाने हैं, ये सारे डीपीपीस दोबारा लगाने हैं। क्यों? क्योंकि जो ये पोर्शन स्टार्ट होगा कल से, जो पोर्शन स्टार्ट होने वाला है इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन स्टार्ट होगा बेटा, वो देखना, वो तुम्हारे लिए क्या होगा, उसमें ना चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। रीजन क्या? वहां न्यूमेरिकल्स कम हो जाएंगे, वहां थ्योरी चीजें होंगी, थ्योरेटिकल चीज, जैसे बॉटनी जूलॉजी की होती है ना, बॉटनी जूलॉजी की चीजें जैसे बहुत टाइम नहीं लगती डीपी करने में, बहुत ज्यादा वो नहीं करना। तो आपको बस इसका रिवीजन प्लान करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जिसका भी बैकलॉग है बेटा, बैकलॉग फिनिश करके मिलना है। हम फिर से मिलेंगे, कहां पर? तो हम मिलेंगे थर्मोडायनेमिक्स के साथ। हमारा सफर अभी एंड नहीं हुआ है भाई साहब, हम फिर से मिलेंगे, लेकिन उस टाइम तक तुम भी बड़े हो चुके होगे। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स के साथ मिलेंगे। हमारे पास चैप्टर आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। हम ये सारे चैप्टर्स एक ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सारे चैप्टर्स हम लोग एक ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे। और एक आएगा रेडॉक्स रिएक्शन। एनसीईआरटी के हिसाब से भैया ये चैप्टर्स हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम के साथ आएगा। ये 4 चैप्टर्स हम ब्रेक के बाद करेंगे। इसके बीच में ये हमारा ब्रेक है। ब्रेक के अंदर कोशिश करिएगा कि भैया ये जो भी गलतियां हुई हैं उसको सही कीजिए। ठीक है ना? कभी कभी चीजों को ध्यान रखना है।
प्रैक्टिस करते रहना है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। इसलिए शुरुआत में ही बोल दे रहा हूं, जाते जाते पता नहीं कुछ, हाँ कोई चल दे क्या रहे, छोड़ो यार, तो शुरुआत में ही बोल रहा हूं कि बेटा प्रैक्टिस करना है। ये 2 महीने का जो 2.5 महीने का ब्रेक है, इसके अंदर ये चीजों को फटाफट रिवाइज करना है, लेक्चर्स करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बैकलॉग खत्म करना है, डीपीपीस का खत्म करना है, पक्का। हाँ तो कोशिश करिएगा। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भैया बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। मूल कॉन्सेप्ट का रिवीजन लेक्चर देखता हूं बेटा, अभी मैं कल आज फ्री हो जाऊंगा तो कल से देखूंगा, अगर होगा तो मूल कॉन्सेप्ट का रिवीजन लेक्चर 3-4 घंटे का एक बनाऊंगा मैं, उसमें आप हो सकता है तो उससे भी कर लेना, लेकिन वो रिवीजन लेक्चर होगा। फिर से बोल रहा हूं, रिवीजन लेक्चर होगा, बैकलॉग लेक्चर होगा भाई। उससे आप कॉन्सेप्ट देखो, अब वन शॉट में हम कराते हैं, और जो चीज हम, तुम सोचो ना, तुम्हारा मूल कॉन्सेप्ट 17 या 18 क्लास में हुआ, 18 क्लास में हुआ है सर, कम से कम नहीं तो आप ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली सर 1.5 से 2 महीने में आपने जो चैप्टर किया उसको 6 घंटे में जब कराऊंगा तो ऑब्वियस स्पीड ज्यादा होगी, कितना भी कुछ कर लो स्पीड ज्यादा होगी। तो मैं चाहता हूं, अभी आपके पास 2 से 2.5 महीने का ब्रेक है, उसके अंदर कुछ नहीं, आपके पास 2 महीने हैं 2 चैप्टर को सही करने का। इतना मुझे पता है कि जो बच्चा अभी तक टिका हुआ है उसको प्रैक्टिस करने के लिए भैया काफी मोर देन सफिशिएंट है। बार बार सैटरडे संडे उठा के कर लेना सर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स जब करने आओगे वहां पर हम कसम खा के रहेंगे कि भैया जो शुरुआत वाली गलती है वहां ना करें। ओके, कंसंट्रेशन टर्म्स, यस कंसंट्रेशन टर्म्स का ब्लॉग बेटा मैं संडे तक आपको दे दूंगा। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी वाला जो ब्लॉग है, नॉर्मेलिटी का जो ब्लॉग है, कंसंट्रेशन टर्म्स का एक थोड़ा सा लेवल अप था, वो मैं इस बैच के अंदर मेरा बाकी है। नॉर्मेलिटी और उसकी कहानी वो मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सैटरडे या संडे तक दे दूंगा, ठीक है। तो शुरू करें कहानी को। लास्ट क्लास में हमारे साथ क्या हुआ है, लास्ट क्लास में भैया हमने शुरू किया था, चलो भैया, तो चैप्टर नंबर 2 गाइस, और हमारे ब्लॉग में ब्लॉग नंबर 14 स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेटा आज फिनिश करेंगे। तो गाइस हाँ, दिल थाम के बैठिएगा। आज के लेक्चर में हमारे साथ होंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। हमारे यहां कौन कौन से गेस्ट आ चुके हैं, हमारे यहां थॉमसन आ चुका है, रदरफोर्ड आ चुका है, बोर्स आ चुके हैं, सब लोग आए, सबको हमने लिमिटेशन के साथ भगा दिया। हमने कहा चाचा चलिए अब दुआओं में याद रखिएगा। तो वैसी चीजें यहां पर भी हुई, ठीक है। अब हमारे पास आए हैं श्रोडिंगर चचा, और श्रोडिंगर चचा ने ऐसी इक्वेशन दी कि दिमाग घूम गया, और हम लोगों ने 4 क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए। ये 4 क्वांटम नंबर्स पढ़े, 3 तो भैया श्रोडिंगर से थे, ये 3 तो श्रोडिंगर के सॉल्यूशन थे, ये 3 श्रोडिंगर के सॉल्यूशन थे सर, 3 श्रोडिंगर के सॉल्यूशन थे। और फिर हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो इसकी वैल्यू भैया प्लस माइनस हाफ होती है सर, प्लस हाफ या माइनस हाफ होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू किया था हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू किया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना, ए भैया इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं सर, एनर्जी किस तरह से, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी। याद करो, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं, लोअर एनर्जी से सर, लोअर एनर्जी सबसेल से हायर एनर्जी सबसेल। जब आप फिल करते हो भैया, जब आप फिल करते हो तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी सबसेल। सर एनर्जी का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर सर, याद करो सर, क्या शॉर्टकट था रे, क्या शॉर्टकट था, सो गया पीकर सो गया, पीकर सो गया, सो गया पीकर सो गया, पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया सर, फिर दारू पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया। बिहार वाले लोग, गुजरात वाले लोग, तुम्हारे यहां ड्राई स्टेट है, दारू पी के नहीं सो सकते, दूध पीकर सो गए, ठीक है। देख लो सर, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, जितना आपके पीरियोडिक टेबल में नहीं है उससे ज्यादा हमने कर लिया है। ये 2p, ये 3p, ये 4p, ये 5p, ये 6p, ये 7p। सर d की बात करें 3d 4d 5d 6d सर, 4f 5f, हमने यहां तक का शॉर्टकट कर लिया था, याद है। हाँ, शॉर्टकट हमने यहां तक का कर लिया था। तो गाइस हाई, अबे रिवीजन करा रहे हैं गाइस, कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो मतलब बोला सर इसको भी लिख लें। अबे लिखना क्यों, हर एक चीज लिख क्यों लेते हो यार, हाँ हर एक चीज लिख लेना है सारा,
हंसने लिख ले सर, हंसना है कब हंसना है। अबे भाई ये हमने शॉर्टकट पढ़ा था, हमने बोला था कि किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं। लास्ट में हमने ये भी बात करी थी कि भैया अगर मैं तुम्हें कोई भी एग्जांपल दे दूं, मान लो निकल का एग्जांपल लिया, निकल 28 है, तो सर कैसे फिल करेंगे, 1s में 2 ही आते हैं, फिर किस में जाएंगे, 1s फिल हो गया, फिर 2s2 2 2 4 हुए, फिर किस में जाएंगे 2p में, सर 2p में कितने हुए 6 हुए, फिर किस में जाएंगे 3s में, फिर किस में जाएंगे 3p में, फिर किस में जाएंगे 4s में। सर फिल करते टाइम हम क्या देखते हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी। हम क्या देखते हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी। सर हम क्या देखते हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी। बट सर आप जब रिमूव करने की बारी आती है, जब रिमूव करने की बारी आती है, जब निकालने की बारी आती है, तो भैया सर एक बात बताएंगे, निकल +2 लिख दूं या +1 लिख दूं, सर निकल +1, निकल +2, सर निकल +3, सर कहां कहां से इलेक्ट्रॉन लूज होगा। सर इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम आप 4s को पहले फिल कर रहे हो 3d से, इसका रीजन क्या है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, पहले लोअर एनर्जी फिर हायर एनर्जी। लेकिन रिमूवल के लिए किधर से जाएगा, रिमूवल के लिए किधर से जाएगा, निकल +1 की बात करूं तो भैया यहां तक सेम रहेगा, 4s क्या हो जाएगा, 4s 1 हो जाएगा, 3d 8 हो जाएगा। निकल की बात करूं यहां तक सेम रहेगा, 4s 0 हो जाएगा, 3d 8 रहेगा। सर निकल की यहां तक की कहानी सेम रहेगी। क्या गाइस आप समझ पा रहे हैं हमारे इस ब्लॉग में क्या चल रहा है, पता चल रहा है, निकल +1 +2 ये बात जान रहे हैं। 4s काहे निकाल दिए सर, क्यों भैया, आप देखो भैया फिल करते टाइम कल लिखवाया भी था, फिल करते टाइम रूल होता है लोअर से हायर, निकालते टाइम लोअर हायर नहीं होता है। निकालते टाइम क्या देखते हैं, जो बाहर हो उसको निकालेंगे, जो बाहर है उसको निकालो। जब बाहर बचा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखो, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर सेम है तो आउटर मोस्ट सबसेल देखो, आउटर मोस्ट सबसेल देखो। सर आउटर मोस्ट सबसेल में सर कौन सा होता है, एस के बाद पी, पी के बाद डी, डी के बाद एफ होता है। बाहर की तरफ कौन होगा, एस स्फेरिकल होता है, अंदर पी थोड़ा सा, डी और बड़ा, एफ और बड़ा, तो सर सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट सबसेल, ऐसे बना लो, पक्का हो गया गाइस। क्या याद आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर मैंने कल एक बात बताई थी, सर कोई पूछे ये अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, चल एक बात बताओ, अगर मैं कल एक बात बताओ, कल हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसका नाम था अबव प्रिंसिपल, कुछ याद है, अबव प्रिंसिपल पढ़ा था। अगर मैं ऐसे लिख दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी की ऐसे लिख दूं, बेटा एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऊपर होता है तो एक नीचे होता है, हमेशा याद रखना, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओगे सर किसका वायलेशन है, ये किसका वायलेशन है। अगर मैं 1s के बाद सीधा 2p को फिल कर दूं, 1s के बाद किसको फिल कर दूं, 2p को फिल कर दूं, अगर मैं 1s के बाद 2p को फिल कर दूं, ये किस रूल का वायलेशन है, यहां पर किसका वायलेशन हो रहा है। सर किसका वायलेशन हो रहा है, क्या हम बोल सकते हैं अबव प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। बेटा इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है सर, क्यों, क्योंकि आपने लोअर एनर्जी के बाद इसको फिल करना था, आपने लोअर को छोड़ के किसको फिल कर दिया, हायर को फिल कर दिया। क्यों, क्योंकि अरे सर लोअर को पहले फिल करना था, लोअर एनर्जी आपने फिल नहीं करी, हायर को फिल कर दिया। सर ऐसे थोड़ा ही ना होता है, लोअर को आपने फिल नहीं किया, हायर को फिल कर दिया। सर लोअर को आपने फिल नहीं किया, हायर को फिल कर दिया। सर ये देखिएगा, अगर मैं ऐसे वायलेशन कर रहा हूं, अगर मैं ऐसे फिल कर रहा हूं, ये बताओगी ये किसका वायलेशन होगा, ये किसका वायलेशन है। सर ये किसका वायलेशन है, कल हमने अबव प्रिंसिपल पढ़ा था, फिर मैंने एक रूल भी बताया, ये किसका वायलेशन है। अगर 1s के बाद, हाँ ये नोट कर सकते हो, ये नोट कर लो भाई, कोई बात नहीं, तू नोट कर ले भाई, ये देख ले, ये नोट कर ले, ये किसका वायलेशन, इस किसका वायलेशन है। सर ये किसका वायलेशन है, सर हुन्स रूल का वायलेशन है क्या, सर ये हुन्स रूल का वायलेशन है क्या। हुन्स ने क्या बोला था, सर P4 को, सर P4 को आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे, P4 को ऐसे लिख रहे हो मतलब गलती कर रहे हो। P4 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं गाइस, पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक सब लोग सिंगल नहीं हो जाते, मतलब ऐसे देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन भी यही कहना चाह रहा है कि पहले भैया सब लोग पहले सिंगल सिंगल रहो, पेयरिंग तब करना जब सिलेक्शन हो जाए, मतलब देख रहे हो, ये देख लो पेयरिंग तब होगी, देख रहे हो इलेक्ट्रॉन भी इशारा कर रहा है कि ना भाई बेटा, ना 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 ना। सर देखो ना जिंदगी में ह्यूम्स रूल क्या कहना चाह रहा है, इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में देखो इधर, सर इनडायरेक्ट वे में इधर क्या है, स्टडी है, इधर क्या है, कॉलेज है,
हाँ इधर क्या है, कॉलेज है, एमबीबीएस कॉलेज लिख देता हूं, स्टडी एमबीबीएस कॉलेज। हाँ पेयरिंग तब शुरू करो, हाँ इधर क्या लिख देता हूं, हाँ मानी। तो पेयरिंग कब करना है बेटा, पेयरिंग तब करना है जब सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन कम से कम फिल हो जाए। देख रहे हो हुंस भी इशारा कर रहा है कि बेटा तब तक पेयरिंग मत करना, तब तक कपलिंग मत करना जब तक सब जगह पे लाइफ सेटल ना हो जाए। इतना कर लो फिर स्टार्ट करना। फिर तो हाँ अब यार पता चला सर पापा से पम्मी से पैसे मांग रहे कि पापा वो बुला रही है पैसा चाहिए, तो फायदा क्या है, कॉलेज लाए, हाँ पढ़ाई और क्या। इतना सच नहीं बोलना है और क्या यार, ठीक है। इसीलिए देखो हुंस रूल भी इशारा कर रहा है, वो अगली आने वाली जनरेशन को बता रहा है, बस बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। वो यही कहना चाह रहा है कि हड़बड़ी में कोई काम मत कीजिए भाई साहब, भैया पेयरिंग तब तक कीजिए। सर अगर मैं आपको D6 दे रहा हूं तो आप पेयरिंग कैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम हड़बड़ाए हुए धड़ धड़ डेस्पो वाला काम नहीं करना है भाई साहब। ये काम करेंगे बर्बाद हो जाएंगे। इसको हुंस ने अलाउ नहीं किया। उसने क्या बोला, पहले आराम से इत्मीनान से चलो, पहले एक एक करके सारा होमवर्क कंप्लीट करो, लेक्चर करो, कॉलेज जाओ, फिर बेटा हाँ थोड़ा सा लाइफ सेटल करो, फिर D6 ऐसे बनाना ना, पेयरिंग मना थोड़ी ना कर रहे, उसमें किसी को थोड़ी ना दिक्कत। और क्या सोच रहे हो, मम्मी दादी, दादी सुन रही है, दादी को थोड़ी ना पता होगा। चलो दादी भी अपने मॉडर्न जमाने की होंगी तो ठीक है, वो भी बता, हाँ उनको भी देखो, वो भी बता रही है कि हाँ भाई साहब सब कुछ पेयरिंग देख रहे हो। हुंस रूल भी अपने आप से उस टाइम पे ऐसी ऐसी बातें कह रहा है कि पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक आपकी लाइफ में आप सब जगह हाफ फील्ड नहीं हो जाते। रीजन क्या था याद करो, हमने पढ़ा भी था। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता था, याद कर भाई, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता था, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता था सर, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज हाफ फील्ड। सर हाफ फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, सर फुल्ली फील्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, फुल्ली फील्ड था। उसके बाद कौन था, हाफ फील्ड था। यही था ना, याद करो। अगर मैं तुमसे पूछता स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, हे गाइस स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, अगर मैं तुम्हें देता, सर मैं तुम्हें देता हूं P6 P3 और P2, कौन ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा सर, कौन ज्यादा स्टेबल होगा सर, ये फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल, फिर ये हाफ फील्ड, फिर ये। सर हाफ फील्ड क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, ये कोई पूछे कि ऐसा क्यों स्टेबल होता है, तो उसके लिए कल हमने दो रीजंस लिखे थे, हुंस ने दो रीजंस बताए थे। सर एक तो मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होती है, मल्टीप्लिसिटी मतलब सर मल्टीप्लिसिटी ऐसे निकालते हैं, स्पिन +1 ऐसे निकाला जाता है। अगर आप हाफ फील्ड हैं तो आपकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी। दूसरा सर एक्सचेंज आप बहुत ज्यादा जगह पर कर सकते हैं, आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे आप सिंगल होते हैं ना तो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, इंडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड तक, अमेरिका तक, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। माँ बाप तो सपोर्ट करते ही है भाई, अच्छा करोगे तो ठीक है। लेकिन बस जैसे ही पेयरिंग हुई क्या हो जाएगा, पूछना पड़ेगा उसका भी। हाँ बाबू सोना का भी ख्याल रखना पड़ता है कि भाई अभी जैसे कितने लोग बाबू सोना से पूछ के क्लास करते हैं कि आज जाए कि नहीं क्लास में, हाँ तुमको क्या लगता है 6 से क्लास है, फोन रख दे, नहीं तुम काटो। इस चक्कर में आधे लोग तो 5 मिनट लेट भी हो जाते हैं, तुम थोड़ा सा काट दो, नहीं नहीं तुम फोन कट करो। हाँ कोई एक दूसरे, पता चला कुछ लोग तो मेरे बालों की कसम खिला रहे होंगे कि सुशांत सर की बालों की कसम, फोन जल्दी काटो। तो भाई साहब देख यहां पर ये क्या है, सिमेट्रिकल है। सर दो चीजें होती है, एक तो एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है, सिमेट्री बहुत ज्यादा होती है, दूसरा एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता है, एक्सचेंज करने का ऑप्शन ज्यादा होता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अगर जैसी आप ड्यूप्लेक्स हुए, जैसी आपने डबल हुए, पेयरिंग जैसी हुई बेटा, बस देख लो। हुंस भी यही कहना चाहता है, इनडायरेक्ट वे में हुंस भी यही कहना चाहता और क्या, हाँ इनडायरेक्ट वे में यही कहना चाहता है हुंस भी कि भैया सिंगल बंदे, हाँ सिंगल बंदे या सिंगल बंदे जल्दी ज्यादा मतलब स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास एक्सचेंज करने का ऑप्शन होता है ना भाई साहब। हाँ अच्छा नहीं लग रहा बट हटा भाई, हाँ राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप मार दे यार, नहीं अच्छा लग रहा लेफ्ट मार, हाँ नहीं अच्छा लग रहा राइट मार, यहां पे देखो और क्या। तो चल हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भैया स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे डिपेंड करता है। ये सारी बातें हमने हुंस के साथ कर ली थी, हमें ये पता चल गया था कहां प्रोबेबिलिटी 0 होती है, कहां नोड्स होते हैं, कहां नहीं होते। तो एक बार भैया, एक बार फिर से, आखिरी बार, फिर अब 2 महीने 2.5 महीने बाद पूछेंगे आपसे, एक बार जोर से बोलो कौन बनेगा डॉक्टर भाई, कौन बनेगा डॉक्टर,
क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, केबीसी का बड़ा भाई केबीडी। यहां पर कोई करोड़ रुपए नहीं दिए जाते, बट हां करोड़ों का इंसान जरूर बना दिया जाता है। जल्दी से जल्दी बताओ कौन बनेगा डॉक्टर? पक्का? यस, चलो आ जाओ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। सर हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल किसके लिए वैलिड था? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल किसके लिए काम का था? किसके लिए काम का था? सर ऑप्शन सही से पढ़ना सर, यहां ध्यान से, किसके लिए काम का था? जल्दी से जल्दी भैया, क्वेश्चन चालू हो गए। ये सर इतनी जोर का मत हंसाया करो। अच्छा है, सीरियस हो जाओ यार गाइस, तुम लोग ये हंसते क्यों हो तुम लोग इतना? हाँ सीरियस रहा करो, एकदम सीरियस। घर वालों को दिक्कत हो रही है भाई उसके हंसने से, ऐसे कैसे पढ़ते हुए हंस ले रहा है? इतनी बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट्स में इसको सरदर्द क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी में भैया ए ऑप्शन में टिक कर देना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में ए ऑप्शन टिक मार देते हैं। नहीं भाई साहब, अगला ऑप्शन पढ़ो। सर नेग्लिजिबल, ऑब्वियस है भाई, ये हम लोगों के लिए वैलिड नहीं होता है। हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट किसके लिए था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटे से माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए था। हम लोगों के लिए हाइजेनबर्ग मत लगा देना कि सर बस और ट्रक पे लगा रहे हाइजेनबर्ग। नहीं नहीं नहीं, बस और ट्रक पे हाइजेनबर्ग नहीं लगता है। देखिए अभी भी कुछ लोग जल्दी जल्दी में, सर आपको पता तो है ना हमको कौन कौन सा बीमारी है? सर ये पता है ना, सेली मिस्टेक डिसऑर्डर। सर कभी कभी सॉल्यूशन देख के सर भी पीटने का मन करता है, क्या करे सर? हाँ एसडीएसपी है, हाइब्रिडाइजेशन है सर। सर देखेंगे एल की वैल्यू अगर 3 है, एल की वैल्यू अगर 3 है, किस टाइप का सबसेल होगा और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे? सबसेल कौन सा और कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स? जल्दी, हाँ जल्दी आंसर निकालो, आंसर निकालो। सर क्या आएगा? हाँ बेटा आज खत्म हो जाएगा, आज टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे जो आई थिंक 15 अगस्त के बाद ही मिलेंगे। तो देश को आज़ादी करा के यार बहुत हो गया, देश आज़ाद होगा उसके बाद मिलेंगे। क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ रहा, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा। एल की वैल्यू 3 किसके लिए होती थी? एल की वैल्यू 3 किसके लिए होती थी? एफ सबसेल के लिए होती थी क्या? सर एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो सर एफ हो गया। ऑर्बिटल कितना होगा एफ के लिए? ऑर्बिटल कितना होगा सर? ऑर्बिटल कितना होगा एफ के लिए? 7 होगा। सर 7 निकाले है क्या है? किधर है बाबू, किधर, कहां चल दिए? अबे पेयरिंग की बात सुन के अलग सर दिमाग चलाने लगे सर। ओ सर अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा है। सारी सर, हाँ सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल एफ में कितना होता है सर? जानते हैं सर, हम सोचते सही हैं, बस ऑप्शन टिक गलत हो जाता है। हाँ और क्या, गड़बड़ा जाता है सर एकदम, मतलब क्या करे सर, भयंकर ब्लंडर हो जाता है। सर ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम बताइए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? अगर 3D की बात की जाए तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलेगा? हे गाइस जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ सर, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। ठीक है जल्दी से जल्दी, क्या होगा? सिली मिस्टेक क्या होता है? हे गाइस जल्दी से जल्दी। हाँ गाइस ब्लॉग बनेगा अभी इसके बाद, और क्या ब्लॉग बनेगा। हाँ गाइस हम मिलेंगे, और क्या जल्दी। क्या बनेगा? डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है सर? 2 होता है। सर एंगुलर मोमेंटम कैसे निकलता है? एल इंटू एल प्लस 1 सर एच अपॉन 2 पाई लिखते थे क्या? है गाइस देखिएगा √6h/2 आएगा क्या? √6h/2 आएगा क्या? √6h/2 आएगा क्या? हाँ पक्का डी आंसर आ जाएगा, ये डी आंसर आ जाएगा। कुछ तो ऐसे होते हैं एग्जाम हॉल में, पता है एक मेरा दोस्त था, पता है वो कैसे देखता था? तुम में से ही बहुत सारे लोग होंगे, ऑप्शन देखते हैं जब मान लो कुछ याद नहीं आ रहा तो ऑप्शन भाई बोलता था ऐसे, देखो यहां डॉट लगा है, यहां डॉट लगा है, यहां डॉट नहीं लगा है, पक्का यही आंसर होगा। मानता है भाई,
पक्का यही होगा। देखो जानबूझ के डॉट हटा दिया, यही आंसर, यही आंसर है बेटा। ये सब दिमाग मत लगाना, अगर ऐसे तुरम खा बनने की कोशिश करोगे ऐसे, हाँ ऐसा होता है ना कि अक्कड़ बक्कड़ करके जय माता दी करके टिक मारना है, तो फिर भैया आप यहां मत खेलो, यहां पर मत, यहां मत करो। फिर ना लॉटरी की टिकट लो, ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, अक्कड़ बक्कड़ करके टीम बना दो, किस्मत अगर साथ देगी तो वहां देगी, इधर नहीं देगी कि सर ऐसे सोच रहे हैं। कुछ तो अलग लेवल पे सोचते हैं, ऐसे भी सोचते हैं इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, ये ऑड नंबर है। पक्का यही है, यही होगा एग्जाम हॉल में, यही होगा सर, यही होगा। क्या आंसर आएगा सर? इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल नोट्स, नोट्स टोटल कितने होते हैं सर? टोटल नोट्स इन 4P, 4P के अंदर टोटल नोट्स कितने होंगे सर? टोटल नोट्स कितने होंगे? टोटल नोट्स कितने होंगे? जल्दी जल्दी, टोटल नोट्स कितने होंगे? जल्दी सर, टोटल नोड का फॉर्मूला होता था n-1, 4-1 कितना हो जाएगा? 3। सर टोटल नोड्स इतने ही आएंगे। रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स ये टोटल नोड्स का फॉर्मूला था सर। सर टोटल नोड्स, अब कुछ लोग होंगे जिनका रेडियल नोड्स निकल जाएगा, कुछ तो फर्क ही नहीं पहचान पाते। अरे ओ यार ये भी तो करना था, सोचा तो यही था कि यार एंगुलर नोड्स कितने होंगे सर? एंगुलर नोड्स निकालने जाओगे सर, एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। एल की वैल्यू, एंगुलर नोड एल हो जाता है, तो सर देख लो। अब जैसे जहां पर भटकेगा इंसान वही आंसर आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। देखो अरे बच गया, ए थोड़े कम ही लोग हैं, ए थोड़े कम लोग हैं, लेकिन हाँ बी इज द करेक्ट आंसर। पक्का? चलो आ जाओ, ये देखो एंगुलर नोड्स बताने हैं गाइस, जल्दी से जल्दी एंगुलर नोड्स बताइए। 3D के अंदर कितने एंगुलर नोड्स होंगे? 3D के अंदर कितने एंगुलर नोड्स होंगे? कहानियां भाई साहब कैसे निकलता है, जल्दी। आज क्या होगा? आज भैया छोटी चीज है, 1-2 चीजें बताऊंगी बस। हाँ 1-2 ही चीजें बताऊंगा, उसके बाद मैं बहुत हाई फाई बातें करूंगा भाई साहब, मैं सच बता रहा हूं, मैं आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला हूं। हाँ और क्या, कल से फ्रेश स्टार्ट, यस कर सकते हो एकदम फ्रेश स्टार्ट। बस आज बेटा एंजॉय कर लो। देखो कल क्या है ना, आज महीना भी 30 जून है यार, देखो सब कुछ एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। कल से बेटा फ्रेश स्टार्ट कर लेना। 1 जुलाई है, जुलाई महीना जानते हो ना कितना प्यारा महीना है। देख रहे हो एक ऐसे, देखो 07, देख रहे हो थाला, ये देखो 25, थाला ही थाला हो गया, थाला स्क्वायर है कल का दिन। तो ये सबसे शुभ दिन है, कल बहुत शुभ दिन है भाई साहब। हाँ एकदम गाना लगाओ, हाँ आयो रे आयो शुभ दिन आयो, ऐसे करके ये सबसे शुभ दिन है भाई साहब। इस दिन मतलब आप बहुत अच्छा कर सकते। इसी बात पे क्लास छोड़ के भैया जिनको भी, हाँ हम आज बहुत, आज हमारी क्लास में भैया बहुत पढ़ने वाले लोगों को रहना है, क्योंकि आज हमें बहुत अच्छा कुछ कराना है। सर एंगुलर नोड्स की बात करेंगे, एंगुलर नोड्स की वैल्यू, एल की वैल्यू 2, एंगुलर नोड्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सर देख रहे हैं क्या आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो जल्दी। सर NLM क्या होगा? NLM क्या होगा? 7py का NLM क्या होगा? क्वांटम नंबर 7py का NLM की वैल्यू बता दो सर, जल्दी से जल्दी। हाँ जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। 7py, n की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कहां है इलेक्ट्रॉन? सर कहां है इलेक्ट्रॉन? m की वैल्यू क्या होगा? सर m की वैल्यू क्या होगा? +-1 होगा। 7 सर 7 1 +1, 7py बोल रहा है, 7py बोल रहा है। आंसर कितना आ जाएगा भैया? आप सोचना, अब ये सब चीजें बहुत बार हो चुकी है। डीपीपी अगर कर रहे हो देख लो क्लास का परसेंटेज, यार क्या बात है यार, जबरदस्त मजा आ रहा है इस क्लास में। हाइड्रोजन एटम के लिए सर जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाइड्रोजन एटम में एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? n+l पे डिपेंड नहीं करती। हाइड्रोजन एटम में एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? सर एनर्जी ऑर्बिट पे डिपेंड करती है, n+l पे डिपेंड नहीं करती है। क्लास नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी बताओ।
हाइड्रोजन के लिए क्या एनर्जी का ऑर्डर होगा, क्या एनर्जी का ऑर्डर होगा? तो गाइस जल्दी से जल्दी बताइए। हमारे दो रूल्स हो चुके हैं, अबव और हुंस हो चुका है। आइए अब तीसरे रूल की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा केवीडी एक बार और, फिर अब 2 महीने 2.5 महीने के बाद स्टार्ट होगा कौन बनेगा डॉक्टर। तब तक के लिए भैया क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, सब एनर्जी किसकी होगी सर? ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी ये रही, सेकंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए गैप नहीं होता, थर्ड ऑर्बिट के लिए ये, फोर्थ ऑर्बिट ये। आंसर क्या आ जाए? हाइड्रोजन एटम में भैया ये गैप नहीं रहता, हाइड्रोजन एटम में ये गैप नहीं रहता, हाइड्रोजन एटम में ये गैप नहीं होता। ये सब चीजें हाइड्रोजन के लिए, ऑर्बिट एन पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी एन पे डिपेंड करती है। तो क्या आंसर आ जाएगा सर? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो भैया देख लीजिए हो जाएगा सर, श्योर है? तो चलिए भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चंस आपके लिए था, 7 क्वेश्चंस आपके लिए था। क्या बात है यार, थाला फॉर रीजन आ गया फिर से। हाँ देख रहे हो? तो बस जो भी बेटा, जितने लोग भी बैकलॉग लेके बैठे हैं, उम्मीद करते हैं कल से नया जब चैप्टर शुरू होगा तो आपकी बैकलॉग्स नहीं आएंगे, ठीक है? एनसीईआरटी बेटा हाईलाइटेड मैं आपको दे दूंगा, एनसीईआरटी हाईलाइटेड आपको मिल जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 1 से 2 दिन में, समरी लेक्चर भी कल परसों तक मिल जाएगा। देखो 2-3 चीजें मुझे देनी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, वो मैं दे दूंगा। समरी लेक्चर मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस कंबाइन करके आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे, प्लस कंबाइंड क्वेश्चन मिल जाएगा, समरी लेक्चर मिल जाएगा, और एनसीईआरटी हाइलाइट्स मिल जाएंगे आपको व्हाट्सएप पे, तो आप उसको कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी को गाइस। अब देखिए बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो आज हम बेटा ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतनी टफ टफ चीजें पढ़ेंगे कि शायद अंदर से एक बार को लगे कि क्यों हम ऐसा इतना डिफिकल्ट क्यों पढ़ते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत हार्ड पढ़ाता हूं, तो इसी हार्ड की सीरीज में एक और हार्ड टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। बोल दो, रुक जाए क्या? हाँ, क्या लगता है? जोर से बोलो। पढ़ना है जी, प्यार से बोलो, पढ़ना है जी। हाँ, मिलके बोलो, पढ़ना है जी। और क्या यार, कैसे कैसी क्लास हो गई है अपनी यार। हाँ देखो, अब आते हैं हम लोग पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भैया किसको बोलते हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है एक्चुअली? ये भाई साहब इन्हों के कारण, इन्होंने ही स्पिन क्वांटम नंबर बनाया, इन्होंने ही स्पिन क्वांटम नंबर बनाया। इनका स्टेटमेंट देखना, एक आदमी देखो यार उस टाइम पे 1925 में, देखो भाई ऑब्वियस गर्लफ्रेंड होगी नहीं इनकी, लेकिन ऑब्वियस है भाई उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बीता था, सेकंड के आने का इंतजार था। तो पॉली भाई साहब सोचे क्यों ना हम कुछ अलग सोच ले। इन्होंने क्या बोला? बोला कि भाई साहब कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नेवर हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमेशा अपोजिट स्पिन के होंगे। मतलब कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे नहीं बना सकते, ऐसा बनाओगे सर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन कर दोगे। अगर ये 1s में आपने ऐसा बना दिया तो सर ये किसका वायलेशन है? ये करेक्ट आंसर होगा। पॉली ने बोला कि कभी भी 2 लोग एक साथ, कभी भी एक साथ, हाँ मतलब इनडायरेक्ट में यही कहना चाह रहे थे कि बेटा कभी भी, हाँ कभी भी लोग उस टाइम पे पेयरिंग जो होती है एक टाइप के लोगों के साथ नहीं करते थे, अलग अलग, हाँ अलग अलग टाइप के लोगों के साथ, अपोजिट स्पिन के साथ रहते थे। मतलब एक नॉर्मल बात थी, उसी को एक नॉर्मल बात थी, लेकिन उसी को इन्होंने बड़ी, देखो हुंस ने भी नॉर्मल बात बोली थी कि पेयरिंग बेटा कब करना है लाइफ में, पेयरिंग कब करना है जब एकदम सारी चीजें आपकी सेटल हो जाए, एक एक चीजें पहुंच जाए, फिर आप पेयरिंग करते रहिए। इनका भी यही कहना है कि भैया कभी भी क्वेश्चन, हाँ कभी भी कोई कुछ भी आए सर ये देख लीजिएगा सर 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं होंगे। कैसे? अगर आप ऐसे लिख देते हो तो इसका देखो, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, सर स्पिन क्या होगा? +½ अगर आप इसको भी लिखोगे तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, स्पिन क्या हो गया? +½ देख लो सर, ऑर्बिटल के अंदर आपको डिस्टिंक्शन करना है तो चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम होगा, ये कभी अलाउ नहीं होगा। सर आप इसको देखोगे, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, स्पिन की वैल्यू +½ अगर लेते हो तो यहां पर इसको निकालोगे, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, स्पिन क्या हो जाएगा? -½ हो जाएगा। ये चलेगा क्यों? पॉली ने सिंपल सी बात बोली, हाँ बेटा ये लिखना है,
ये लिखना है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बेटा आज की क्लास में पहला रूल, इतना डिफिकल्ट रूल कि कोई भी ऑर्बिटल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनके अंदर सर, उनके अंदर हमेशा क्या होगा, अपोजिट स्पिन चलेगा, उसके अंदर हमेशा अपोजिट स्पिन चलेगा। तो नोट कर लो, 2 लाइन तो लिखनी है, याद रखिएगा हर एक टाइम अगर आपको बोला जाए अगर किसी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से आइडेंटिफाई करना हो तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सर एक ऑर्बिट से आइडेंटिफाई करना हो तो आपको कौन सा क्वांटम नंबर चाहिए सर, n चाहिए। एक सबसेल के अंदर आइडेंटिफाई करना हो, अगर कोई सबसेल है तो सबसेल के अंदर क्या क्या चाहिए, आइडेंटिफाइड बाय n और l, मतलब सर एजिमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों चीजें चाहिए। एजिमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अगर तुम्हें देखो सर, अगर कोई देखो फर्स्ट ऑर्बिट का है, सेकंड ऑर्बिट का है, थर्ड ऑर्बिट का है, तो ये बात तो तुम्हें कैसे पता चल गई सर, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 1 से ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां, इलेक्ट्रॉन यहां है, इस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में, तो नंबर ऑफ n से पता चल गया किस सबसेल में है। अब मैं ऐसे लिख दूं कि भैया ये 2s में है कि 3s में है, 2s में है कि 3s में है, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, n और l पता होना चाहिए। एक सबसेल के अंदर आइडेंटिफाई करना हो तो n और s पता होना चाहिए। एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज आइडेंटिफाइड बाय, अगर ऑर्बिटल के अंदर है, एक ऑर्बिटल के अंदर है तो उसको क्या लेंगे, उसको कैसे लेंगे सर, उसके अंदर क्या लेंगे सर, इसके अंदर n l m s तीनों, चारों के चारों क्वांटम नंबर्स ले लेंगे। सर यहां पर देखोगे सर, यहां m भी चलेगा, यहां पर m भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर इस देख लो, सबसेल के अंदर आइडेंटिफाई करना है तो n l m, लेकिन अगर ऑर्बिटल के अंदर आइडेंटिफाई करना है तो उसके चारों क्वांटम नंबर्स को हमें चेक करना पड़ता है। चारों क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक भी सेम नहीं हो सकता, चारों के चारों क्वांटम नंबर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, या फिर अगर मतलब सेम सेट नहीं हो सकता, कभी भी अपोजिट स्पिन ही आएगा, कभी भी अपोजिट स्पिन आएगा, पक्का। अपोजिट स्पिन, अपोजिट मतलब एक बात बताओ, देखो इसका n l m सेम आ गया, n l m सेम, लेकिन स्पिन क्या आ गया, अलग अलग आ गया है ना। तो भैया आइडेंटिफाई मतलब इन चारों में से कोई ना कोई तो अलग कर ही देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों, चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए, कोई ना कोई एक तो आइडेंटिफाई कर ही देगा, अलग अलग कर देगा, पक्का। हाँ, कोई भी एक पता कर देगा। चलो अब मैं तुमसे एक सिंपल सी चीज बात करना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। हाँ ध्यान सुनना, क्या होने वाला है, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब यहां पर सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, सर m क्या होता है, कोई पूछ रहा है m क्या होता है, l क्या होता है, बेटा बस वो राज अब चला गया, अब वो राज चला गया। एक बात बताओ, ये किसका वायलेशन है, ये किसका वायलेशन है, ये किसका वायलेशन है बताओगे, ये किसका वायलेशन है, ये किसका वायलेशन है सर, ये किसका वायलेशन होगा, ये किसका वायलेशन, ये किसका वायलेशन है बेटा बताओगे, क्या क्या चीजें वायलेट हो रही हैं सर। पहले वाले में देखो तो क्या वायलेट हो रहा है, कौन कौन सी चीजें वायलेशन हो रही हैं, पता चल रहा है किसका वायलेशन हो रहा है सर। पहले वाले में किसका वायलेशन हो रहा है, अब्बव का, सर अब्बव का हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 2s को फिल नहीं किया, आपने किसको फिल कर दिया, 2p को। पहले आपने अब्बव को वायलेट किया। यहां पर किसका वायलेशन हो रहा है सर, यहां पर पॉली एक्सक्लूजन का वायलेशन हो रहा है सर, यहां पॉली एक्सक्लूजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर सेम स्पिन हो गया, यहां स्पिन क्या हो गया, सेम हो गया सर। 2s के बाद 2p और 2p में स्पिन सेम,
यहां पर किसका वायलेशन हो रहा है सर? यहां वायलेशन हो रहा है हुंस रूल का। यहां पर किसका वायलेशन हो रहा है? हुंस रूल का। पता चल रहा है सर? यहां स्पिन सेम हुआ तो पॉली। यहां सर आपने 2s को छोड़ के 2p में फिल कर दिया तो क्या आ गया सर? यहां देख लो इस केस में क्या होगा सर? यहां पर देख लो सर, आप 2p को पहले कैसे फिल करना था, पेयरिंग कैसे करनी थी, पहले सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रखना था। अब चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस क्वेश्चन में देखना एक रूल का वायलेशन हो रहा है या दो रूल्स का वायलेशन हो रहा है? एक रूल का वायलेशन हो रहा है या दो रूल्स का वायलेशन हो रहा है? या तीनों रूल्स का वायलेशन हो रहा है? चलो इस केस में बताओ किस किस रूल का वायलेशन हो रहा है या दो रूल्स का वायलेशन हो रहा है? किसका किसका वायलेशन हो रहा है? 3s है, 3p है, 3d है। इस रूल में इस यहां पर देखोगे 3s 3p 3d, सर यहां पर कौन किसको वायलेट कर रहा है? सर यहां पर कौन किसको वायलेट कर रहा है? कौन किसको वायलेट कर रहा है? कितने रूल्स का वायलेशन हो रहा है? सर कौन कौन से रूल आपने तोड़ दिए? आपने कौन कौन से रूल तोड़ दिए? सर 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d, बहुत बढ़िया, अब फॉलो हो रहा है। लेकिन सर मैंने देखा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, पॉली प्लस देख लो हुंस वायलेट हो रहा है। सर हुंस रूल वायलेट हो रहा है, पॉली प्लस हुंस दोनों वायलेट हो रहे हैं। ऑब्बाउ नहीं हो रहा भाई, ऑब्बाउ कैसे हो रहा है? ऑब्बाउ तो इसके बाद वाले में करेंगे ना गाइस, ऐसे थोड़ी ना होता है। यहां पे बताओ किसका किसका वायलेशन हो रहा है? यहां पर बताओ किसका किसका वायलेशन हो रहा है? यहां पर देखो किसका किसका वायलेशन हो रहा है? सर यहां पर किसका किसका वायलेशन हो रहा है? एक मिनट, यहां पर किसका किसका वायलेशन हो रहा है? यहां पर किसका किसका वायलेशन हो रहा है? यहां देखोगे सारे रूल्स वायलेट हो रहे हैं। सर यहां पर देखोगे सारे के सारे ऑब्बाउ भी वायलेट हो रहा है। सर यहां पर ऑब्बाउ प्लस पॉली प्लस हुंस तो वायलेट हो रहे हैं। ऑब्बाउ प्लस पॉली सब के सब रूल वायलेट हो रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कब किसका वायलेशन हो रहा है? ऑब्बाउ का कब वायलेशन हो रहा है? हुंस का कब हो रहा है? इसका कब हो रहा है? बताते रहो बताते रहो, सब के सब वायलेट हो गए, सारे के सारे गलत हो रहे, सारे के सारे गलत हो गए। हाँ क्योंकि भैया देखो ऑब्बाउ क्या बोलता था, लोअर एनर्जी को पहले फिल करेंगे फिर हाइयर पे जाएंगे। 3s फिल हुआ नहीं पूरा का पूरा, आप कहां जंप कर गए? 3p पे। अरे 3s तो पूरा फुल करते सर, 3s तो पूरा फिल करते, 3s फिल हुआ नहीं सर। 3p में देखिए, 3p में कोई दिक्कत नहीं। 3d में देखिए, डी में 4 इलेक्ट्रॉन थे, पहले अनपेयर्ड फिल होना था सर, आपने किसका वायलेट किया? हुंस का। फिर पेयरिंग ऐसी ही स्टार्ट कर दिया आपने। फिर आप देखिए स्पिन सेम है, स्पिन अगर सेम है तो किसका वायलेशन कर दिया? पॉली का। सर हो जाएगा डन। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया। इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते टाइम आपको तीन मेजर रीजंस का ध्यान रखना है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं पहले लोअर एनर्जी को फिल करेंगे फिर हाइयर को। सिमिलरली पहले नीचे से ऊपर जाएंगे, पहले लोअर फिर हाइयर ऐसे जाएंगे। दूसरा, जब भी आप पेयरिंग करेंगे तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक सबके ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, सबके सब हाफ फिल्ड ना हो जाए। उसके रीजंस आपको पता चल गए। फिर अगर बात करता हूं पॉली एक्सक्लूजन की, तो पॉली ने क्या बोला? सर पॉली ने क्या बोला? अरे भाई ये जो पिक्चर दिया है उसकी बात कर रहा हूं यार। 4s तो ऑब्वियस है, 4s जी साइड में है भाई, 4s 0 हो चुका है। अरे ये किसी का भी हो सकता है, बोला 3d के बाद। अरे भाई तो वायलेशन लिख तो दिया अब्बाऊ भाई, गलत क्या हो गया? वायलेशन लिख तो दिया अब्बाऊ का, हो गया। हाँ 4s, अरे 4s नहीं भाई, 3s 3p 3d भाई बचा होगा उसमें बनाया एकदम। वायलेशन हो चुका है 4s का। हाँ भाई साहब रांग रांग कर, अबे जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से सोच ले। 3s 3p 3d में बात कर रहा है तो उसी के हिसाब से 4s में 0 हो गया होगा, उड़ा दिया होगा हमने सारा इलेक्ट्रॉन। अलग लेवल पे जी रहे हैं भाई साहब ये। हाँ ठीक, चलो
एक बात बताओ, एक बात बताओ, मुझे ये बात पता चल गई कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम होता है ना, हम सब लोग मैग्नेटिक नेचर जानते हैं। मैग्नेटिक नेचर जानते हो? मैग्नेटिक नेचर क्या होता है? मैग्नेटिक नेचर क्या होता है? मैग्नेटिक नेचर किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक नेचर ना हमारे अंदर दो टाइप का होता है, ध्यान सुना बेटा। लास्ट टॉपिक जो आपके काम का है, जो मतलब अब सबके लिए काम का है, ध्यान सुनिएगा। मैग्नेटिक नेचर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन, मैग्नेटिक नेचर। हमारी जिंदगी में मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले लोग बहुत मिलते हैं, मतलब अट्रैक्टिव होता है ना, अट्रैक्शन हो रहा होता है नॉर्मल जिंदगी में। सिमिलरली कुछ लोगों को मैग्नेट देख के होता है। तो मैग्नेटिक नेचर जो होता है वो दो टाइप का होता है। मैग्नेटिक नेचर देखेंगे किसी के अंदर दो टाइप का होगा। एक तो सर एकदम मतलब एक होता है डायमैग्नेटिक। सर डायमैग्नेटिक मतलब, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक नेचर देखो, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बेटा। आज छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस छोटे छोटे टॉपिक्स खत्म करेंगे और बस हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम तुम, हाँ और क्या। अरे भाई चल, विदाउट नीट डॉक्टर बन सकते हैं क्या? एकदम बन सकते हैं भाई, बहुत सिंपल सी चीज है। हाँ बस वो इलाज करने वाला नहीं तो फर्जी, हाँ क्वैक भी बन सकते हो भाई, और क्या। हाँ झूला वो होता है ना, जो अपने यहाँ गाँव वाँव में अपने पास होते हैं ना, उनकी डिग्री देखोगे ऐसे लिख देते हैं, वो कुछ भी लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे डॉक्टर एक्स, नीचे लिखेंगे बीए एमए, हाँ बीए एमए, पता चला बीएमएस भी नहीं है, बीएमए है वो, बामा है वो क्या है? डॉक्टर नहीं है, बामा है। बिना नीट के भी आप कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नस ही तो देखनी है, ऐसे नस देख लेना, और क्या, ठीक है। बिना, नहीं उसको डॉक्टरेट बोलते हैं, उसको डॉक्टर नहीं बोलते हैं, दैट्स व्हाई डॉक्टरेट बोला जाता है। वो जो आपको मिलता है ना, जैसे आपके पास ऐसे कोई डॉक्टर, पीएचडी वाला डॉक्टर जो होता है बेटा, उसको डॉक्टर नहीं बोलते, उसको डॉक्टरेट बोलते हैं। ये जो डॉक्टर होता है इसका मीनिंग होती है डॉक्टरेट। हाँ डॉक्टरेट, दोनों में फर्क होता है भाई, डॉक्टर और इसमें फर्क होता है। डॉक्टर एक्स अगर पीएचडी करके बैठा है तो उसको डॉक्टरेट बोलते हैं, ठीक है। उसको उसको डॉक्टर नहीं बोलते, वो हम लोग पढ़ देते हैं लेकिन डॉक्टरेट होता है वो, ठीक है। नॉर्मल, हाँ झोला छाप क्या होता है? झोला छाप भाई, अब तुम जो गांव में रहते हैं जहां पे डॉक्टर्स नहीं होते, वहां कोई भी डॉक्टर बन जाता है। अपने यहाँ देखते नहीं, आस पड़ोस में कोई भी, हाँ थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, दो चार लोग ओपिनियन देना शुरू हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं बेटा झोला छाप। जैसे कुछ भी बोलो, हाँ आजकल इंडिया में क्या चलता है, कुछ भी बोलो, सर दर्द हो रहा है पैरासीटामोल खा लो, एंटीबायोटिक काम आ रहा है, ठूस लो यार पैरासीटामोल, हाँ इधर दर्द हो रहा है पैरासीटामोल खा लो, बुखार हो रहा है पैरासीटामोल खा लो। होता है ना कि हर एक चीज, उसी को पैरासीटामोल को अलग अलग लोग तरीके से बोलते हैं, डोलो बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, वो पैरासीटामोल खिला रहे हो तो उसी को झोला छाप बोलते हैं। बिना नीट के नहीं, बाहर भी नहीं जा सकते भाई साहब। बाहर भी जाने के लिए आपको, बाहर भी जाने के लिए, बाहर भी जाने के लिए नीट क्लियर करना होता है। बाहर से भी एमबीबीएस करने के लिए नीट क्लियर करना होता है, ठीक है। हाँ चलो, हाँ डॉक्टर बनने के लिए भाई, डॉक्टर बनने की बात करते हैं ना, और क्या। अच्छा ओके, हाँ चलो देखते हैं डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। देखो कैसे कैसे अंदर से ख्याल आते हैं। हाँ बिना पढ़े भी सर नीट क्रैक हो सकता है, एकदम क्रैक हो सकता है। नीट क्रैक करना क्या, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना विद इन सेकेंड आप कर सकते हैं बेटा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का मैं शॉर्टकट बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना। आप एक काम कीजिए, जो भी एग्जाम आपके मन में आए, चाहे यूपीएससी आए, आईआईटी आए, नीट आए, आपको ये मूल मंत्र दे रहा हूं, कहीं बताइएगा मत, किसी को मत बताइएगा भैया। ये राज अपने पास ही रखना, इस क्लास के बीच में रहना चाहिए। ये राज जो है विद इन सेकेंड, आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो सर, विद इन सेकेंड आप क्रैक कर सकते हैं। क्या करना है, लेकिन हाँ इसके साथ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कभी भी ये जो फॉलो करेंगे तो भैया इसके लिए मैं कोई जिम्मेवार नहीं। इसके बाद घर वाले पीटे लाड़, हाँ मतलब लात जूते मारे, इसके लिए मेरी जिम्मेवारी कोई नहीं होती है। इसका डिस्क्लेमर मैं पहले दे देता हूं। आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, आपको क्या करना है, पहला स्टेप, पहले उस एग्जाम के बारे में सोचिए, उसके बारे में इंटरनेट से निकाल के एक स्क्रीनशॉट लिखिए, उसका एक मोबाइल पे क्या लगाइए, स्क्रीन सेवर लगाइए, स्क्रीन वो क्या बोलते हैं डिस्प्ले पे लगाइए। जैसे मान लो मुझे नीट क्रैक करना है, तो मोबाइल पे ऐसे बड़ा सा मोबाइल या लैपटॉप पे आप ऐसे नीट का एक फोटो लगाइए जिस पे लिखा हो नीट एग्जाम, इस तरह से लिखा हो नीट एग्जाम लिखा हो बेटा, और कुछ नहीं करना, आपको इस एग्जाम को बस देखना है
और मैं आपको बता रहा हूं चुटकियों में, सेकंड्स में कन्वर्ट होगा, सेकंड्स में ये एग्जाम क्रैक होगा। कुछ नहीं करना, मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर आप ये स्क्रीन पर लगा दीजिए लोगो, ये लगा दीजिए, और जैसे नीट एग्जाम यूपीएससी वाले यूपीएससी लगा सकते, आईआईटी वाले आईआईटी लगा सकते, और ऐसे लिख दीजिए मोबाइल या लैपटॉप पे, और बस बेटा इसके बाद कुछ नहीं करना। अगर आपके बाजुओं में ताकत है, अगर आपको खुद पे भरोसा है, तो इन बाजुओं से उस मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा प्रयास कीजिए, या फिर मोबाइल को ड्रॉप कर दीजिए। ग्रेविटी का कमाल देखिए, देखिएगा विद इन सेकंड एग्जाम क्रैक हो चुका होगा। मतलब अगर जोर से ऐसे बाजुओं से मार दिया जाए तो एग्जाम कहीं ना कहीं तो क्रैक होगा। उसके बाद के जिम्मेवारी जो है बेटा, उसके बाद की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। इसके बाद आपको घर पे किस तरह से तोड़ा जा रहा है, कैसे जोड़ा जा रहा है, इसके बाद की जिम्मेवारी आपकी है। बट किसी भी एग्जाम को आप विद इन सेकंड ऐसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आपको लगे, कभी भी अगर डिमोटिवेशन लगे, कोई भी एग्जाम मोबाइल पे लिखिए, स्क्रीनशॉट लगाइए, और उसके बाद उसको क्रैक कर दीजिए। एकदम धड़ धड़ टूटेगा, और अलग अलग पैटर्न में टूटेगा, क्रैक ही क्रैक हो जाएगा, ठीक है। फिर घर पे जाके मम्मी पापा को बताइए कि यस आई हैव क्रैक्ड दिस, आई हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम विद इन सेकेंड्स, विदाउट एनी स्टडी, विदाउट एनी मेहनत, ठीक है। और हाँ भाई, मैं पहले बोल चुका हूं, कोई भी इस तरह, कोई भी विद इन, हाँ और क्या। इसके बाद बेटा सेलिब्रेशन में पीडब्ल्यू वाले क्यों बुलाएंगे? इसके बाद तो घर वाले तुम्हें साइड में बुलाएंगे ना बेटा। मैं बोला ऐसा सेलिब्रेशन में बुलाएंगे, एकदम बुलाएंगे, घर वाले तुम्हें साइड में सेलिब्रेशन में बुलाएंगे। ऐसी सेलिब्रेशन होगी मजेदार, मतलब हाँ ठीक है सर। चलो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बात कर रहा हूं, डायमैग्नेटिक की बात पढ़ ले यार, छोटा छोटा टॉपिक है आज, खत्म कर चैप्टर को। डायमैग्नेटिक क्या होता है सर? डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? दी आर वीकली रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। जो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनको कोई मैग्नेटिक फील्ड रिपेल कर देता है सर, इनको मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्सन मिलती है सर, चोट मिल जाती है। क्यों ऐसा? तो सर इनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेयर्ड होते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं सर। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। ध्यान से देखिएगा। पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो पैरामैग्नेटिक क्या होगा? दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं, इनका क्या है? थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होता है सर। इसमें क्या होता है सर? एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट सर। एक कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। और सर मैग्नेटिक नेचर को चेक करने के लिए, मैग्नेटिक नेचर को कैलकुलेट करने के लिए एक वर्ड निकाला जाता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे मैजिक मोमेंट कहीं पढ़ा हो, वैसे यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट होता है सर। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? n इंटू n प्लस 2 bm हो जाता है, where n is equals to, where n is equals to number of unpaired electrons, number of unpaired electrons। याद रखिएगा, number of unpaired electrons। bm क्या है? तो सर बोर्स मैग्नेट्रॉन, बोर्स मैग्नेट्रॉन, बोर्स मैग्नेट्रॉन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये यूनिट है किसका? मैग्नेटिक मोमेंट का। तो सर मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है बीएम, ठीक है, बोर्स मैग्नेट्रॉन। सर मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या है? बीएम है, बोर्स मैग्नेट्रॉन। ये ध्यान रखिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? √n इंटू n प्लस 2 बीएम हो जाएगा। श्योर है सर? तो बस यही ध्यान रखना है, और क्या, बस बना दीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है सर? मैग्नेटिक मोमेंट √n इंटू n प्लस 2 बीएम हो जाता है, n इंटू n प्लस 2 बीएम हो जाता है। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? बताएंगे क्या? इसका मैग्नेटिक मोमेंट, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 0। और सर इसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉट 0, इसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉट 0। सर एक मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। सर देख लो, अगर तुमसे पूछ दिया जाए, तुमसे पूछ दिया जाए ये देखो, अगर मैं तुमसे पूछता हूं, अब देखो ये देखना, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, बेरिलियम की बात करता हूं, बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सर 1s2 2s2। सर यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन
सर अनपेयर्ड है क्या? कोई भी इलेक्ट्रॉन 1s का और 2s का, सर ये क्या है? ये क्या बोला जाएगा? इसको कौन सा एटम बोला जाएगा? डाई मैग्नेटिक बोला जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? डाई मैग्नेटिक बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डाई मैग्नेटिक बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डाई मैग्नेटिक बोलेंगे। और सर अगर मैं नाइट्रोजन को लेता हूं, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, 1s2 2s2 2p3 आएगा क्या? सर 1s2 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, सर 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, सर देखेंगे 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या होगा सर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक बोलेंगे क्या? तो सर जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। सर इसका मैग्नेटिक मोमेंट कोई बोलेगा तो कितना आ जाएगा? 3 + 3 + 2 bm। सर ये कितना हो गया? √15 bm आ जाएगा। √15 bm आ जाएगा, बस निकाल दो। √15 bm आ जाएगा तो निकाल दो, यही है अपने पास। √15 bm निकाल दो। सर ये मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं पक्का। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर लो कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सर पैरामैग्नेटिक, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं मतलब डाईमैग्नेटिक। भैया कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर लेना, जिसका बोलेगा उसको चेक कर सकते हो, बता सकते हो, जिसका बोलेगा उसको चेक कर लो, बता सकते हो, पक्का हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा टॉपिक देख रहा है, आज कितना छोटा छोटा टॉपिक चल रहा है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कभी चल रहा है, ये चल रहा है, मैग्नेटिक नेचर चल रहा है। सर मैग्नेटिक नेचर किसका क्या होता है, किसका क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, चलो एक मिनट रुको, पहले एक्सेप्शंस की बात करते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक। ऐसे मैं 2 ही एक्सेप्शन बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर, बाकी आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा एक्सेप्शंस मिलेंगे। एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो आपको और ज्यादा मिलेंगे एक्सेप्शंस, और मिलेंगे। बस मैं आपको 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन बना रहा हूं सर, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ हाँ, ये देखना, ध्यान सुनना। ड्यूरेशन ऑफ टूडेज क्लास। अनपेयर्ड मतलब क्या होता है? अनपेयर्ड जैसे तुम हो, किसका कोई नहीं है। अबे यार कितना स्लो लिखते हो भाई, 2 लाइन लिख रहा हूं उसमें भी इतना ब्रेक दे दे के आज। हाँ भाई इतना सुंदर सुंदर आज इतना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल दे के बात कर रहा हूं, बोल रहा है अनपेयर्ड किसको बोलते हैं बताओ। अनपेयर्ड मतलब देख रहे हो, अनपेयर्ड मतलब जैसे तुम, हाँ अच्छा मैं, ओह माय गॉड, इंटरेस्ट देखिए ऐसा। हाँ जल्दी, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कितना हो जाएगा ये देखो। अगर मैं तुमसे बोलता हूं अकेला बंदा जो अकेले है, जैसे देखो ना ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हो अनपेयर्ड है, ये अलग अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। सर जो अनपेयर्ड है अकेले घूम रहा है, जिसके पास होता है ना अट्रैक्शन, देख रहे हो अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक, कौन अट्रैक्ट होगा सर? अट्रैक्ट कौन होगा? अट्रैक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड कौन होगा? जो अनपेयर्ड है। हाँ पेयर्ड इंसान थोड़ी ना भाई तुम्हें अट्रैक्टेड दिखेगा। अगर पेयर्ड इंसान बोलोगे अरे भाई बोलेगा ना 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 ये पार्टी शार्टी नहीं करना यार, हमें नहीं जाना क्लब व्लब में। हाँ ये देख लो वीकली रिपेल्ड होगा, ये वीकली रिपेल्ड होगा और वीकली अट्रैक्टेड होगा। तो बस भावनाओं को समझो, आगे निकलो भाई, ठीक है। अब देख लो, चलो हाँ अब तुम इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते, जरूर नहीं। अब देखो ये सब वर्ड्स होते हैं ना, साइंस के वर्ड्स होते हैं, इससे क्या है ना तुम्हें पता चल जाएगा। तुम टेस्टिंग भी कर सकते हो किसी दोस्त के बारे में कि वो पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। उसके लिए एक अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करो। अगर वो रिपेल कर रहा है समझ जाओ भैया वो पेयर्ड है, और अगर अट्रैक्ट हो रहा है समझ जाओ कि वो क्या है, वो क्या है सर? अनपेयर्ड है। बस देख लो सर, देख रहे हो साइंस पढ़ने का एग्जाम्पल। क्रोमियम 24, सर आप क्या, सर आप क्या सोच रहे 24 के लिए क्या सोच रहे? 1s2 2s2 3s2, हाँ नहीं सर 2p6, हाँ देखो 2p6 3s2 3p6, सर 4s2 और 3d4 ऐसे लिख दूं सर? देखिएगा 2 4 6 10 हो गए, 2 12 6 18 2 20 4 24। क्या लग रहा है इसमें इसमें कोई गलती लग रही है क्या? इसमें कोई गलती दिख रही है क्या? किसी ने बहुत जोर से याद कर दिया भाई। ठीक हाँ देखो
इसमें क्या है सर, यहां गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है सर, 4s में देखिएगा, एक्सेप्शंस क्यों बोला, 4s में ये है। 3D में देखोगे सर, 3D में देखोगे तो 3D में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। सर 3D ऐसा है। ध्यान सुनना, एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि इसका रीजन बताता हूं। ध्यान सुनना, एक्सेप्शन का मतलब क्या है, एक्सेप्शन का मतलब क्या है, ध्यान सुनना, एक्सेप्शन का मतलब क्या है। 4s2 और 3d4 अगर आप ऐसे लिख देते हो तो यहां गड़बड़ क्या हो रहा है कि सर ये तो स्टेबल है बट ये अनस्टेबल है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा साइड कर दे, अगर एक इलेक्ट्रॉन के जंप होने से, अगर एक इलेक्ट्रॉन के जंप होने से, अगर एक इलेक्ट्रॉन के जंप होने से सामने वाला, सर देखो 4s भी क्या हो गया सर, हाफ फील्ड। 3D भी क्या हो गया सर, 3D भी क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड। सर 3D भी क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड। सर बोथ आर हाफ फील्ड, दोनों के दोनों क्या हो गए, हाफ फील्ड। दोनों के दोनों क्या हो गए, स्टेबल। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से अगर आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से अगर आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो बेटा हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s1 3d5। दैट इज द एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर, ये होगा 4s1 3d5। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप करा दूं मैं, यहां से यहां लेके चला जाऊं, तो मेरी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, दोनों की बढ़ जाएगी। ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है, दोनों स्टेबल हो गए। सिमिलरली अगर कॉपर को देखोगे सर, कॉपर को देखोगे सर, 1s2 2s2 2p6, सर 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 और 3d9। बेटा देख लो, अब यहां पर फिर से एक बार और इलेक्ट्रॉन को जंप करा दो। एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप कराने से सामने वाले की स्टेबिलिटी सडनली बढ़ जाए, तो भैया हम एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देंगे। सर ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक ही मकसद था कि सर हमें स्टेबिलिटी चाहिए। सर 4s1 हाफ फील्ड, 3d10 फुल्ली फील्ड, सर दोनों के दोनों स्टेबल हो गए। तो कॉपर का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अगर कोई पूछेगा तो ये होगा। सर क्रोमियम का ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कोई पूछेगा तो ये लिखिएगा। ये दोनों एक्सेप्शंस का ध्यान रखिएगा सर, हाफ फील्ड और हाफ फील्ड, और इसको ध्यान रखना, पक्का हो जाएगा सर। डन। क्रोमियम और कॉपर ये दो एक्सेप्शंस 1 to 30 याद करो। डे 1 पे मैंने बोला था 1 to 30 तक का एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखिएगा, उसी में क्रोमियम और कॉपर भी आते हैं, उनको ऐसे अरेंज करना है, पक्का। हाँ स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ऑब्वियस है ना भाई। हाँ जैसे मान लो घर वाले, देखो कभी कभी क्या होता है ना, मान लो जैसे तुम अभी अटक गए हो, तुम्हारा जैसे मान लो कभी स्टक नहीं हो जाता, तो घर वाले कभी कभी आते हैं एक तबड़ा खा ऐसे, मतलब हल्का सा प्यार से, या कभी कुछ खाना देते टाइम कुछ बोल दिया, तो उससे क्या होता है, एक्टिवेशन बढ़ जाती है, खटाक से आदमी जंप कर जाता है। जैसे होता है ना कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। हाँ कभी कभी किसी की बात थोड़ी सी बुरी लगती है तो आदमी पढ़ने लगता है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, दोनों साइड से। मतलब एक्सेप्शंस इसी को बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा जैसे मेहनत मान लो थोड़ा कम कर रहे हैं, जैसे हर एक का एनर्जी डाउन होता है, हर एक एनर्जी अप होती है, मतलब मंथ में साइकिल होता है अपना ना, ठीक है, वो साइकिल की तरह चलता है, कभी ज्यादा एनर्जी, कभी कम एनर्जी, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी बहुत पढ़ने का मन करेगा। हम लोग मतलब मोटिवेशन भी हम लोग गलत टाइम पे देखते हैं ना, कितने सारे लोग मोटिवेशनल रील ना रात के 12 बजे देख रहे होते हैं, मोबाइल में रात के 12 बजे आ रहा है कि जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये 3 आदतें डालें। सोने के टाइम पे मोटिवेशन आ रहा है, गलत टाइम पे मोटिवेशनल रील देख रहे हैं, और सुबह उठ के क्या रील देख रहे हैं कि हाँ आज ना अच्छा ये वाला शाहरुख खान ही आ गया, उल्टे टाइम पे आ रहा है। मोटिवेशन भी मजाक उड़ा रहा है, रात को सोते टाइम सोच के सो रहे हैं कि कल सुबह से उठेंगे और एकदम भाई तगड़ा, मतलब दुनिया बदल जाएगी कल से, कल सुबह से दुनिया बदल जाएगी। वो अलग बात है, दुनिया के आप ही नहीं बदल पा रहे, दुनिया क्या ही बदलेगी, ठीक है। तो वही है एक्सेप्शंस, हाँ ठीक है। अरे बस यार और क्या, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्शंस का ध्यान रखो। जैसे तुमसे बोल दिया मैग्नेटिक मोमेंट बताओ किसका, क्रोमियम +2 का। क्रोमियम +2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैलकुलेट करो। क्रोमियम +2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैलकुलेट करो बेटा। क्रोमियम +2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सर, क्रोमियम का अभी जस्ट लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, यही लिखा क्रोमियम का। सर क्रोमियम का यही लिखा ना, हाँ और क्या। तुम एक बोल रहा है सर, भाई साहब बोल रहा है सर आपको मिस करेंगे हम, और क्या
तो और क्या, तुम मिस नहीं करोगे यार, ऐसे कैसे मिस नहीं करोगे गाइस। हाँ इतना, हाँ इतनी इतनी, हाँ और क्या, इतनी शानदार क्लास मिस नहीं करोगे यार, जो भी कहो। हाँ हमें तुम्हें देख के, तुम हमें देख के मजा तो आता ही रहता है यार, तुम भी सोचते हो क्या ही सर, और क्या यार। कल से भैया अब तुम, हाँ अब तुम्हारे हवाले एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट साथियों, क्रोमियम+2 की बात कर रहा हूं, क्रोमियम+2 की बात भैया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन भैया कहां से चला जाएगा, यहां से। सर 3d4 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d4 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d में ये होगा सर 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सर क्रोमियम+2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। सर मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, तो सर ये वैल्यू कितनी आएगी, √4 × 4+2 bm। सर ये कितना आ जाएगा, √24 bm आ जाएगा। सर ये 24 की वैल्यू किसके आसपास, 25 का 5 होता है, 24 का 4.90 हो जाएगा, यही होगा 4.90 होगा। सर श्योर है सर, है गाइस, जल्दी से जल्दी बताइए क्या आप चाहते हैं। हाँ बेटा चैप्टर, हाँ चैप्टर तो यार चल ही रहा है, खत्म। अबे छोटू छोटू सा कॉन्सेप्ट करा रहा हूं आज। हाँ डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, आज बड़ा कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, छोटू छोटू सा प्यारा प्यारा सा, जैसे तुम लोग कितने, हाँ तुम कितने प्यारे प्यारे हो, और क्या। हाँ कितने छोटे, कितने मासूमियत के साथ बच्चे बैठे हुए हैं, और क्या यार, इनकी मासूमियत कितनी अच्छी है, एकदम जो बोलो वो करते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए बोलो। हाँ मैं बहुत प्राउड फील करता हूं ऐसे बच्चों पे, और उनके पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील करना चाहिए। अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है, सारे पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा, जो बच्चा अभी इस टाइम पर लाइव देख रहा है और इस सारी चीजों को साइड बाय साइड सोचने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, और इस टाइम पे 50% भी एफिशिएंसी के साथ चल रहा है, सच बता रहा हूं, हाँ बहुत अच्छा कर रहा है, बस उसको मोटिवेट कीजिए। हाँ मोटिवेट कीजिएगा, मोटिवेट का इंतजार, हाँ उसको हमेशा देखिए, कभी भी बच्चे को मोटिवेट करना है आपको, ठीक है ना। कभी भी मोटे चीजों से उसका मतलब प्यार नहीं करना, उसको ज्यादा, हाँ अच्छे से देखिएगा, थोड़ा कम वेट का इस्तेमाल कीजिएगा। मोटिवेट करने के लिए आपको मोटिवेट का यूज करना पड़े तो देख लीजिएगा, थोड़ा हल्का वेट यूज कीजिएगा, बच्चा है, मासूमियत है इन सबके पास, और क्या। हाँ चलो चलिए, तो मैं बात कर रहा था आपके लिए कि भैया अब देखो फिर से कहानी वहीं पर। अब जब एक कहां बोला सर जाने का टाइम का 8 बजे जाना है बे, उससे पहले कहां चले जाओगे, नहीं जाओगे यार, उससे पहले फिर से श्रोडिंगर इक्वेशन आएगा। श्रोडिंगर इक्वेशन कहां गया यार, श्रोडिंगर इक्वेशन तो आएगा, एक बार नहीं आया श्रोडिंगर, क्या लाओ श्रोडिंगर भी, श्रोडिंगर एक बार आएगा। बोला सर आप हमको बिना पढ़े ऐसे कैसे चले जाएंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन एक बार, और श्रोडिंगर इक्वेशन याद करो फिर से, जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। आओ आज उस कहानी को दोबारा देखते हैं। जो लोग भी बेटा, अगर आपकी मैथ्स या आपको मैथ्स से बहुत घबराहट होती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, तो मैं आपको बता दूं, यहां के बाद थोड़ा मैथ्स का थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक हो जाता है। थोड़ा सा सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बस यही 2 कॉन्सेप्ट हैं, उसी को बताऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर अपना एंड हो जाएगा। ऑलरेडी एंड हो चुका है, बट थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। श्रोडिंगर इक्वेशन याद करो सर, श्रोडिंगर इक्वेशन हमने पढ़ा था सर, इसको बोलते थे डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर। सर डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर ऐसा कुछ पढ़ा था, डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम, सर 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी, सर 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये श्रोडिंगर इक्वेशन याद आ रही है? ऐसी कहानियां पढ़ी थी क्या हमने? श्रोडिंगर इक्वेशन में ये बात करी थी कि सर ऐसा कुछ होता है, सर ये ऐसा कुछ होता है। सर एक बात बताइए, हाँ ये नोट कर लो भाई, काम का है, साथ साथ में करना, क्योंकि दिक्कत आ जाएगी, थोड़ी देर बाद दिक्कत आ जाएगी। हाँ श्रोडिंगर इक्वेशन बेटा इसलिए लिखना है क्योंकि एनसीईआरटी में ये इक्वेशन ही नहीं है। तुम्हें एनसीईआरटी की कहानी बताऊंगा। एनसीईआरटी जैसा बदमाश इंसान जिसने लिखा ना भाई, बहुत बदमाश था। तुम सोचो इतना बड़ा इक्वेशन को, इतने बड़ी इक्वेशन को तुम पता है कितना समराइज करोगे। एनसीईआरटी जैसे इंसान को देखोगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, एकदम जेनजी वाली फीलिंग आएगी, एकदम जेनजी वाली फीलिंग।
जैसे तुम लोग आजकल क्या करते हो, याद है? कुछ नहीं, मैं एक तो मुझे आधे टाइम यही नहीं समझ में आता, हम क्या है, ये क्या है, हर एक चीज में ये आ जाता है, क्या है ये, डॉट डॉट। हाँ, हर एक चीज में, जैसे आजकल ओके के आ गया, पहले पता है ऐसे ओके ऐसे लिखते थे, OKAY सर, फिर अब ओके हुआ, अब ये जेनजी ने ऐसे बना दिया के, कुछ देर बाद बोलेंगे डॉट, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, ऐसे बना दिया। वैसे ही देखो सर एकदम श्रोडिंगर इक्वेशन बेटा ऐसे ओरिजिनली ऐसे थे, लेकिन अब बार बार एक्चुअली ऐसे हुआ कि हमने क्या बोला कि यार ये बताओ, ये एक्स स्क्वायर, ये डेल स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर, हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? लिखने वाले ने क्या करा, बोला कि सर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये देखना साथ साथ में लिखते चलना ताकि पता चले कौन सी चीज कहां पर कैसे लिखी जा रही है। सर सामने वाले ने बोला सर इतना क्यों लिख रहे, इसको इतना क्यों लिख रहे, सर इसको इतना क्यों लिख रहे, एक काम करिए ना सर, ये जो बार बार डबल डिफरेंशिएशन है इसमें साई को कॉमन ले लीजिए और देखिएगा भाई साहब, जेनजी वाला पहला बंदा आया, बोला सर इसको एक काम करिए, इस पूरे को क्या लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, काहे का बार बार यूज कर रहे। हमने पूछा कोई लॉजिक, बोला सर बस पसंद आया, इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते, इसी बात को हम भी कहना चाह रहे हैं। सर वेयर, इसको बोलते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर या फंक्शन बोल दो, मैथ्स में, हायर लेवल पे मैथ्स में इसको लिखने का तरीका है। सर उसको बस क्या कर दिया, डेल जेड स्क्वायर, लो ये लो। इसने बोला सर बार बार ये क्यों लिखना है, कुछ आराम से लिखो, लिख दिया। अब बोल रहा है श्रोडिंगर इक्वेशन, कोई लॉजिक नहीं, क्या है भाई बार बार नहीं लिखना, भाई उसकी मर्जी, माई लाइफ माई रूल, श्रोडिंगर ने बोला मेरी मर्जी, भाई मैं बार बार इतना क्यों लिखूं, मैं इतना दिमाग क्यों लगाऊं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। लोगों ने बोला यार अब तो बात माननी ही पड़ेगी, बंदा एक तो इतनी सारी चीजें बता गया तो इसकी बात मान लेते, इसकी बात मान लेते। अब सर सामने वाले ने बोला सर ये भी बात सही है, चलो ठीक है, लैप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं बेटा, उसका मतलब है कि भैया लैप्लेसियन का फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं। अबे कुछ नहीं, टाइम पास है, इसको लिखने का तरीका है भाई, अपना अपना तरीका है और कुछ नहीं, लिखने का तरीका है। फिर किसने बोला सर और कुछ, बोला एक और तरीके से लिखना। देखो अब आदमी बदमाशी जब करता है ना तो थोड़े पे थोड़ी ना रुक जाता, जैसे तुम लोग थोड़े पे थोड़ी ना रुको। देखो अब इसको मजा आने लगा कि अरे भाई साहब ये तो सही चीज बना दी मैंने, ये देखो अब क्या कर रहा है, ये देखना तुम्हें ये दिखेगा, देख लो। तुम बोलो सर क्या मिल रहा है इसमें, उसको भी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन बस वो मजे ले रहा है। सर देख रहे हो क्या किया, सर E माइनस वी को ओपन कर दिया, 8 पाई स्क्वायर E साई माइनस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर माइनस वी साई लगा दिया। सर बोल रहा है सर अब बताइए क्या करें। सर इसको देखिए अब क्या करें, क्या हो रहा है सर, मजा आ रहा है, जो भी कहो सर मजा आ रहा है और कुछ नहीं, बस मजे के लिए। सर ये देख लो, अब एक काम करो, ये देख लो क्या किया, इसको ओपन कर दिया, बोला सर इसको भी हटाते, इसको भी ओपन कर दीजिए, कर दिया ओपन। हमने कहा तुम और क्या करना चाहते, बोला सर एक काम करिए, ई साई को ना उधर ले जाइए, ई साई को उधर ले जाइए। लोगों ने बोला क्या करना चाहते हो, बोला सर बस देखिए अभी आपको हम दिखाते हैं। सर ये देखिएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर वी साई इज इक्वल्स टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साई। हो गया। अबे यार यही है भाई साहब, यही है और कुछ नहीं है, ये बस मजे ले रहा है कि सर इसको इधर ले जाइए। क्यों, क्योंकि उसका बता रहा हूं एनसीईआरटी क्या करना चाह रहा है। हाँ अरे मैंने पहले ही बोला था कि भैया ये सब मजाक की चीजें हैं, बस मजाक है। तुमसे कोई पूछेगा तो सर एक श्रोडिंगर इक्वेशन ये भी है, श्रोडिंगर इक्वेशन इसको भी बोलते, कोई पूछेगा तो श्रोडिंगर इक्वेशन इसको भी बोलते, भाई इसको भी इक्वेशन बोलेंगे, इसको भी इक्वेशन बोलेंगे, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। सर एक काम करिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोथ साइड्स बाय माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम से। सर दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सर मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दीजिए, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर यहां पर क्या होगा ये देखिएगा। सर इसको मल्टीप्लाई किया, यहां पर क्या हो जाएगा, सर देख लो
सर मल्टीप्लाई करके देख लो। और मैं सच बता रहा हूं भाई, तुम जैसे भी तड़प रहे हो वैसे ही मैं भी सोच रहा था इसका कोई लॉजिक है। बोला नहीं सर, कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ये देख लो, अब तुमसे कोई पूछ रहा है सर क्या है, सर ये देखिएगा, मैं तुम्हें बताता हूं ये क्या करना चाह रहा है। एक बात बताऊं, उसने जेनजी के हिसाब से इक्वेशन लिख दी। बोला इसको देखो, ये श्रोडिंगर इक्वेशन को पता है कैसे लिख दिया गया, ये लो श्रोडिंगर इक्वेशन को ऐसे लिख दिया गया। देख लो, हो गया, बस यही है। श्रोडिंगर इक्वेशन को बेटा ऐसे भी लिखा जाता है, वेयर H इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और एनसीईआरटी में देखोगे तो यही मिल जाएगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। H इज नोन एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। H किसको बोलते हैं, तो सर ये क्या होता है, H किसको बोलते हैं, माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m, इसको बोला जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। बेटा एनसीईआरटी में यही दिखेगा। कोई भी अपना काम, समझ रहे हो सर, कोई भी मजे ले रहा है, लिखने का तरीका अलग अलग, बोला सर ऐसे लिख दो, लिख दिया भाई। अरे भाई देख यार, ज्यादा तुझे देख, ये सब अलग अलग तरीके, एनसीईआरटी में ये इक्वेशन दिखेगी, ओरिजिनल इक्वेशन एनसीईआरटी में नहीं दिखेगी। एनसीईआरटी भी तुम्हारी जनरेशन का है ना भाई, वो उसने सीधा सीधा ये इक्वेशन उठा के डाल दिया। एनसीईआरटी बोला भाई साहब मैं मेहनत नहीं करूंगा, तुम बताओ। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बेटा इसको बोलते हैं, क्या है सर, ये डबल डिफरेंशिएशन को माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई करो। वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ई क्या है, ई साई, लो एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब गलती से साई साई कैंसिल मत कर देना भाई। हाँ, ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, लैप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं यार, लैप्लेसियन ऑपरेटर। अरे उसकी मर्जी है, ट्राइंगल क्या है, लैप्लेसियन ऑपरेटर है। किसी को भी डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो भैया मैं मैथ्स का इक्वेशन उठा के कुछ भी लिख सकता हूं। अरे मेरी मर्जी है, मैं इसको हटा के ऐसे लिख दिया। जैसे तुम कुछ मान लेते हो, एक्स मान लेते हो, वैसे उसने एक्स मान लिया। जैसे उसने इसको क्या मान लिया, एच ऑपरेटर, बोला हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं। अबे तुम्हें याद नहीं करना है, श्रोडिंगर इक्वेशन में ये इक्वेशन पूछ सकता है, ये इक्वेशन पूछ सकता है, ये इक्वेशन, जो मैंने डबल टिक करा है उसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम हॉल में ये इक्वेशन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है। तीनों में से कोई भी इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। एनसीईआरटी में यही कहलाता है, एनसीईआरटी में श्रोडिंगर इक्वेशन यही कहलाता है। श्रोडिंगर इक्वेशन इसी को बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग डबल डिफरेंशिएशन करना चाहते थे, याद करो श्रोडिंगर इक्वेशन में पता है डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन देख, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो श्रोडिंगर इक्वेशन साई की वैल्यू होती है, साई की वैल्यू को क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक बार डिफरेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट में, एक बार डबल डिफरेंशिएट करना है जेड के रिस्पेक्ट में। तुम्हारा डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग तो है ही है, ये तो बात मुझे ही पता है। हाँ, तुमने तो कूद कूद के पढ़ा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। मैं सच बता रहा हूं भाई, मुझे पता है तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्ट्रांग है इसी बात पे। हाँ, घर पे अगर मन करे तो सर साई को आपका इक्वेशन बता देता हूं, आप डिफरेंशिएट कर लेना। हमें तो बस ये पता चल गया कि ये सर ये ऐसे निकलता है, ये ऐसे निकलता है। सर साई की इक्वेशन, पहली बात। अब ये सब लिखना मत लिखना भाई, स्फेरिक घर पे मन करे तो लिख देना। वेक्टर का कॉस थीटा साइन थीटा जोड़ने आता है। सर हमने पढ़ा हुआ है कि साई किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई जेड का। लेकिन बाद में क्या किया, साई फंक्शन एक्स वाई जेड का है, लेकिन आपको ही पता है कोई भी पॉइंट 3D में है तो सर उसका ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये ऐसे पार्टिकल साइन थीटा कॉस फाई। तो ये एक्स वाई जेड को हमने ऐसे भी लिख देते हैं। लिखना मत, सुन लो, अरे लिखना मत, ये सब मत लिखना भाई। एक्स वाई जेड को आप ऐसे लिख देना, और साई की इक्वेशन दिखाता हूं भाई साहब, साई की इक्वेशन दिखाता हूं, लिखना मत, सुन लो। जिसको मन करे घर पे बैठ के अगले 2 महीने तक डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लेना। एक्स वाई जेड डायरेक्ट ना देके एक्स वाई जेड ऐसे फॉर्मूले में दिया हुआ है, और डिफरेंशिएशन बेटा ज्यादा नहीं, देख लो। ए नॉट का मतलब ये है, ये देखो सर ये किसका इक्वेशन है, साई 1s का इक्वेशन है। ये देख लो साई 2s का इक्वेशन है, ये साई 2pz का इक्वेशन है, ये साई 2px का इक्वेशन या 2py का इक्वेशन है। देख लो इक्वेशन, देख लो, डिफरेंशिएट कर देना, डबल डिफरेंशिएशन कर देना, मल्टीप्लाई करके कर देना। यही है इक्वेशन बेटा, बहुत सिंपल सा इक्वेशन, इट्स वेरी इजी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे ऊपर डाउट ही नहीं, इसलिए मैं ये पढ़ाता ही नहीं ये सब। ये मुझे डाउट ही नहीं है, तुम्हें 1s का इक्वेशन दूंगा तो 2 सेकंड में डिफरेंशिएट करेगा, डबल डिफरेंशिएशन खटाखट कर देगा, इसीलिए मैं ये सब इक्वेशन नहीं पढ़ाता। देख ले इस इक्वेशन को, तुझे क्या लगता है भाई, तुझे बस कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में पुट करना, साई को पुट करना है, डिफरेंशिएट करना है, निकाल देना है, 0 पुट कर देना। मैं जानता हूं तुम लोग श्रोडिंगर से आगे का सोच सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा।
मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम लोग सॉल्व कर दोगे यार, ये सब मुझे पता है, बस बता दिया। कोई ये ना बोले कि सर इक्वेशन कैसे आता है। अब मान लो इसका ग्राफ कोई बोल दे तो ग्राफ भी तुम ड्रॉ कर दोगे, इसीलिए मैं ग्राफ तुम्हें नहीं बोलूंगा ड्रॉ करने। अबे अबे जान बोल रहा है सर नहीं नहीं करना, सच में नहीं करना। अबे तुम्हें नहीं करना है भाई, मजाक कर रहा हूं। अरे बता दे रहा हूं क्योंकि पता तो हो। अच्छा इसलिए बता रहा हूं कि तुझे पता, ऐसा ना हो कि मैं हार्ट अटैक नहीं देना चाह रहा भाई। एग्जाम हॉल में दिख जाए तो घबरा मत जाना। साई का ये देख कैसे पहचान रहा हूं कि 1s है सर, एन की वैल्यू, ये कैसी बात कर रहा है लड़का है, ये NLM बोल रहा है सर 1s कैसे पता चला। अरे भूल गया क्या, साई 1s, ये साई 2s, NLM साई 2s, ये ZM की वैल्यू 0 कब होती थी, 2 पे Z पे सर, x प्लस माइनस 1। ये देख कैसी बात कर रहा है ये लड़का, ये 310, ये देख लो सर, इसको क्या बोलेंगे, साई 300, 30, ये क्या हो जाएगा, साई 3s हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे, साई 3p लिखेंगे, 3pz लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, साई 3px या py। सर इसको क्या लिखेंगे, साई 3d, इसको क्या लिख देंगे, साई 3d z², ऐसे लिख देंगे। तो तुम्हें इक्वेशंस पता है, मैं नहीं कराऊंगा ये सब। तो हाँ एकदम, कोई बोले कि श्रोडिंगर इक्वेशन बोलना, अरे हमने लिख के छोड़ दिया यार। अबे लिख लेना, घर पे लिख लेना भाई, नोट करना है आराम से, सुंदर राइटिंग में नोट करना भाई, ये सब हाँ आराम से लिखना। अभी हड़बड़ी में लिखोगे, साइन का कॉस लिख लोगे, कॉस का साइन लिख लोगे। ये साइन थीटा कॉस थीटा, वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ाया होगा अभी सर ने, वेक्टर को तोड़ना कैसे होता है। देख ये r cos थीटा हो गया, इसको तोड़ा तो r sin थीटा हो गया, और r sin थीटा को सर ये cos फाई हो गया, और ये sin फाई। ठीक है, हाँ अबे नहीं लिखना ही नहीं है तुम्हें, बस बता रहा हूं, जानना जरूरी है गाइस। अबे पता तो होना चाहिए इक्वेशन दिखता कैसे है, जाते जाते कुछ तो बता के जाएं। घर पे आराम से नोट करियो भाई, इक्वेशन आराम से नोट करियो। कोई दोस्त पूछेगा बोलिए भाई देख मेरी क्लास में अबे नहीं लिखना, अभी मत लिख, घर पे लिख लेना, जब मन करेगा आराम से नोट्स बनाना, आराम से नोट्स बनाना, ये सब लिख लेना। अच्छा एक बात बताओ, नोट्स इसका ग्राफ दिखाऊं, ग्राफ भी दिखा देता हूं। ये लो ग्राफ, एनसीईआरटी में ग्राफ, ये देख रहे हो ग्राफ कैसा कैसा है सर, ये ग्राफ देख रहे हो कैसा कैसा ग्राफ है, कैसा कैसा ग्राफ है सर, किस तरह का ग्राफ होता है। अब ये तुम्हें लग रहा है, तुमने अभी तक जितना भी मैथ्स पढ़ा है बेसिक मैथ में, वो ग्राफ कैसे पढ़े, e⁻⁻x का ग्राफ अलग पढ़ा है, cos थीटा का ग्राफ अलग पढ़ा है, इक्वेशन का ग्राफ अलग पढ़ा है। ये सब चीजें अगर तुम मिक्स कर दोगे तो तुम्हारा दिमाग हो जाएगा दिमाग का दही। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ को बस देख लेते हैं और इस ग्राफ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लेते हैं, ग्राफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल लेते हैं। अगर किसी का ग्राफ दिख रहा है, जैसे देखो ग्राफ तुम्हें और दिखा देता हूं, हाँ एनसीईआरटी में भी ग्राफ दिखेगा आपको, एनसीईआरटी में ये ग्राफ दिख जाएगा सर, इसको बोलते हैं, देखो ग्राफ में ना, ग्राफ में ध्यान सुनना, एक होता है रेडियल फंक्शन और एक होता है, देखो सर एन और एल जो होते हैं इसको बोलते हैं रेडियल फंक्शन, रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट मतलब याद करो, नोट्स याद है, नोट्स याद है, और इसको बोलते हैं एंगुलर पार्ट। ठीक है, रेडियल पार्ट मतलब रेडियस के अलोंग देखते हैं, और एल एम क्या होता है। अबे तो सुन लेना, तुझे कौन सा बोला है सब डर लग रहा है, तो डर मैं हूं ना भाई, बता तो रहा हूं तुझे ग्राफ थोड़ा ड्रॉ करने के लिए दे रहा हूं, ग्राफ की इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, उसको बस पहचानना जान जा, उसके अलावा नहीं बनाना तुझे, ये इक्वेशंस तुझे ड्रॉ नहीं करनी। पता होना चाहिए कि भैया साई की वैल्यू ऐसे होती है, इसका मीनिंग ये होता है। एन और एल जो होता है रेडियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, एम जो होता है एंगुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। साई को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, साई को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, आर थीटा और फाई ऐसे करके, आर थीटा और फाई ऐसे करके तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये देख ले, रेडियल पार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, रेडियल पार्ट ही हम डिस्कस कर पाते, रेडियल पार्ट ही हम डिस्कस कर पाते। साई जो होता है बेटा रेडियल पार्ट में, तो रेडियल पार्ट में अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बहुत अजीब अजीब से बनता है, ऐसे फालतू फालतू ग्राफ बनेंगे। हाँ ग्राफ, अरे भाई सुन ले, नहीं तुझे ड्रॉ करना, एक तो आधे लोग कमजोर एकदम हार्ट है, अबे नहीं करना भाई तुझे ड्रॉ, तुझे काम की चीज बता रहा हूं वो सुन तो ले, काम की चीज क्या है याद कर। तुझे एक चीज बताई थी मैंने, नोड का मतलब क्या होता है, एक बात बता, नोड का मतलब क्या होता है, नोड का मतलब क्या होता है, ये देख सर नोड का मतलब क्या होता है। जैसे 1s का ग्राफ है, ये 1s का ग्राफ है, आप एनसीईआरटी देखोगे 1s का ग्राफ, ये 2s का ग्राफ, ये 3s का ग्राफ, 2p का ग्राफ, ऐसे दिखेगा आपको एनसीईआरटी में।
सर ये ग्राफ देख लो, ये ग्राफ में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये पॉइंट? सर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर 2s के अंदर ये पॉइंट देख लो, 1s में कहीं नोड नहीं है, 1s में कहीं भी टच नहीं कर रहा एक्सिस पे, 1s में कहीं भी टच नहीं कर रहा। ये बेटा इंफिनिटी पे टच करेगा, ये टच नहीं होगा। तो सर 1s में कहीं भी नोड नहीं है, 2s में देखो एक नोड है, 2p में कहीं नोड नहीं है। देखो निकाल के, सर इसमें रेडियल नोड निकालोगे, इसका रेडियल नोड कितना आएगा? 1s का 1 माइनस 0 माइनस 1 0। देखो इसके ग्राफ में कहीं नोड है क्या? सर ग्राफ में कहीं 0 पे टच नहीं हो रहा। सर इसका रेडियल नोड निकाल के देखोगे क्या? सर इसका रेडियल नोड निकालोगे कितना होगा? 2 माइनस 0 माइनस 1 1। सर देखो ग्राफ में एक बार कट कर रहा है, एक बार ग्राफ टच कर रहा है 0 को। सर यहां देखोगे 2p में रेडियल नोड निकाल के देखो, रेडियल नोड होगा क्या 2p में? बस बेटा यही लास्ट चीज है, खत्म करो। सर देख लो, सर 0 है, देखो कहीं भी नोड नहीं है, कहीं भी 0 को टच नहीं कर रहा। मतलब आपको क्या करना है? नोड्स याद है? नोड्स, हाँ नोड्स याद है। नोड्स किसको बोलते हैं? तो ग्राफ तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है कि ग्राफ ड्रॉ करने पे लगे पड़े। ग्राफ ड्रॉ करने से ज्यादा ना, देखो अब देखो, ये देख ये देख ये देख तेरा, सर इसमें कहीं नोड है क्या? नहीं सर, यहां देख एक नोड दिख रहा है 2p का, फिर से ये 2s है, सर 2s में एक नोड है, 1s में देखेगा एनसीईआरटी में ये ग्राफ, तुझे 2p का सर घर पे आराम से बना लियो। तुझे मैं बस बताना क्या चाह रहा हूं कि ग्राफ में नोड पहचानना जानना चाहिए। जहां जहां ग्राफ में नोड का मतलब देख, सुन ध्यान सुन, अब तू यहां से लिख, बाद में इक्वेशन लिखना। नोड देख, नोड क्या था? सर जहां पर साई स्क्वायर डीवी इज इक्वल्स टू 0, या फिर साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, या फिर साई जहां 0 हो जाए, जहां पर साई की वैल्यू 0 हो जाए उसी को नोड बोलते थे। जहां पर साई की वैल्यू 0 हो जाए, ग्राफ कोई भी हो, जहां पर वो 0 हुआ वही नोड कहलाएगा। सर जहां पर वो 0 हुआ वही नोड कहलाएगा। सर देखना, अगर मैं ग्राफ बना के दे रहा हूं, ये देखना, अगर मैं ग्राफ ऐसा बना के दे रहा हूं, ये देखना ग्राफ ऐसे बना के दे रहा हूं, ये देखो। सर बताओगे ये कितने नोड्स हैं इसके अंदर? कितने नोड्स होंगे बताओगे? कितने नोड्स होंगे? सर ये बता सकते हो? दिस ग्राफ बिलोंग्स टू, ये रेडियल नोड्स की बात कर रहा हूं सर, ऑप्शन देख लो। सर इसमें कितने नोड्स होंगे ये देख लो। किसका ग्राफ है? अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा, इस ग्राफ से भैया तुम्हें डरावना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा कि भैया ये किसका ग्राफ मैच कर रहा है, ये किसका ग्राफ मैच कर रहा है। अब तुमसे ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेगा कि ड्रॉ करो, ऐसा ग्राफ तुमने फिजिक्स में पढ़ा भी नहीं, ना ही बेसिक मैथ में आता है, तो तुम्हें ये नहीं पूछेगा। हाँ ये जरूर पूछ देगा कि ये ग्राफ किसका है। तो सर इस ग्राफ में रेडियल नोड कितने मिल रहे हैं तुम्हें? इस ग्राफ में रेडियल नोड कितना मिल रहा है? सर इस ग्राफ का रेडियल नोड कितना है? कहां कहां रेडियल नोड 0 हो रहा है? 1 2 3 4, सर 4 हो रहा है। अब यहां मैच करो, किसका रेडियल नोड 4 है? सर किसका रेडियल नोड 4 है? किसका रेडियल नोड 4 है? बस तुमसे ये क्वेश्चन पूछवाएगा, हो गया, टिक मारो, कहानी खत्म। श्रोडिंगर डराता जरूर है लेकिन भैया क्वेश्चन बड़ा इजी पूछता है। देखो ना, श्रोडिंगर इक्वेशन शुरुआत में देखा था कितना डर लगा था, लेकिन क्वांटम नंबर आया, मजे मजे में खत्म। क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन मजे मजे में खत्म। सिमिलरली जाते जाते ये भी मजे मजे में खत्म। सर देखो ना, इसका ग्राफ का कितना आ जाएगा? 4 नोड्स आ जाएंगे। सर ये देख लो, सर ये देखो कहीं पर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, साई स्क्वायर कर देता हूं, इसको मत कंसीडर कर लेना भाई, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसको मत कंसीडर करना। कोई बोले सर इधर, नहीं नहीं इसको नहीं कंसीडर करना, ये कंसीडर नहीं करना, न्यूक्लियस है भाई, उसको मत कंसीडर कर लेना। सर बताओगे ये किसका ग्राफ होगा? ये किसका ग्राफ होगा? किसका ग्राफ होगा? 4s का, 4p का, 4d का, 4f का, किसका ग्राफ होगा? इसमें इसको मत कंसीडर करना बेटा, ये न्यूक्लियस है, रेडियस 0 मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मत कंसीडर करना। कितने नोड्स हैं? सर ये नोड्स हैं। कितने नोड्स हैं? नोड्स कितने हैं? तो सर नोड्स ये है 1 2
3। रेडियल नोड्स कितने होंगे? रेडियल नोड्स कितने होंगे? रेडियल नोड्स अगर हम देखें तो कितने होंगे? 3। सर रेडियल नोड 3 कहां कहां पॉसिबल है? सर रेडियल नोड 3 कहां कहां पॉसिबल है? 4 माइनस 0 माइनस 1 3 है सर, यहां पॉसिबल है सर। यहां चेक कर लो, 4 माइनस 1 माइनस 1 सर ये क्या होगा सर? 2 होगा सर। ये बोलो सर 4 माइनस 2 माइनस 1 सर यहां क्या होगा? रेडियल नोड 1। 4 माइनस 3 माइनस 1 सर यहां रेडियल नोड कितने हो गए? 0। बना दो। तो बस यही क्वेश्चन आएगा, देखो डराने के लिए। हाँ लेकिन भैया ग्राफ पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे आया था। ये देख लो, ये ग्राफ ऐसा ऐसा क्यों दिख रहा है? अच्छा देख एक बात बता, कोई भी अगर तुम्हें इक्वेशन दिखती है, कोई इक्वेशन दिखती है, मान लो ये इक्वेशन दिखी, एक बात बताओ, चलो इस इक्वेशन में बताओ, e की पावर माइनस एक्स कभी 0 हो सकता है? तो एक बात बता, साई 1s में रेडियल नोड बता, रेडियल नोड बता, साई 1s में रेडियल नोड बताओ। 1s में रेडियल नोड कितना होगा? सर 1s में रेडियल नोड कितना होगा? 0। सर कैसे पता चलेगा? इक्वेशन भी देख ले तू, इक्वेशन में देख कोई भी टर्म 0 हो सकता है, कभी पाई की वैल्यू 0 हो सकती है, एटॉमिक नंबर 0 हो सकता है, ए नॉट की वैल्यू 0 हो सकती है, ई की पावर माइनस एक्स कभी 0 हो सकता है। ये इक्वेशन कभी 0 हो ही नहीं सकता, इसीलिए उसका रेडियल नोड कितना होगा? 0। इक्वेशन से भी पता चल जाता है। देखो ना सर, ये 1s का इक्वेशन है, मान लो एक तो तुम 1s से ऐसे निकाल दिए, इक्वेशन देख के ही बता सकते हो 1 बाई पाई, पाई की वैल्यू कभी 0 नहीं, जेड एटॉमिक नंबर कभी 0 नहीं, ए नॉट ये वैल्यू 0 नहीं सर, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कभी 0 नहीं होता सर। एटॉमिक नंबर तो छोड़ो, आप इसको छोड़ो, आप इस इक्वेशन को देख के ही बता सकते हो रेडियल नोड कहां पर 0 होगा। सर 2s में निकाल, 2s का रेडियल नोड निकालेगा, रेडियल नोड 2s का निकाल, 2s का रेडियल नोड कितना होगा? सर 2s का रेडियल नोड 2 माइनस 0 माइनस 1 1। इसके इक्वेशन को देखो, तुम्हें एक रेडियल नोड दिख जाएगा। एक ऐसी चीज दिख जाएगी, एक ऐसी चीज दिख जाएगी जहां पर एक ऐसी चीज दिख जाएगी, 2s का इक्वेशन देख, देख 2s का इक्वेशन सर 1 बाई 4, 4 कभी 0 हो नहीं सकता, 2 पाई कभी 0 हो नहीं सकता, जेड कभी 0 नहीं हो सकता, एटॉमिक नंबर कभी 0 नहीं हो सकता, ए नॉट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ई की पावर 0 नहीं हो सकती। बेटा यहां पर 0 क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये, मतलब 2 माइनस जेड आर बाई ए नॉट की वैल्यू 0 होगी, तभी जाके साई की वैल्यू 0 होगी। क्योंकि बेटा इन सब में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता, ई की पावर माइनस एक्स कभी 0 नहीं होता, इंफिनिटी पे भी 0 नहीं होता। तो देख लो सर, इसका मतलब जेड आर बाई ए नॉट इज इक्वल टू 2, आर की वैल्यू कितनी हो गई? 2 ए नॉट बाई जेड। सर ये देख लो सर, 1s का ही आ जाएगा 2s का, देख ले। तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो तुम ऐसे देख लो 2s का इक्वेशन सर, या तो तुम ऐसे निकाल देना रेडियल नोड, ग्राफ रफ बता देना, या फिर इस इक्वेशन को देख के ही बता सकते हो कि सर ये कभी पाई 0 हो नहीं सकता, 1/4 0 हो नहीं सकता। सर 0 हो कब सकता है? नोड का मतलब यही था ना, नोड का मतलब क्या था? नोड का मतलब यही था ना कि भैया साई की वैल्यू 0 हो जाए। नोड का मतलब क्या था? साई की वैल्यू 0 हो जाए। साई की वैल्यू कब 0 होगी? सर साई की वैल्यू कब 0 होगी? जब उसके लिए कोई इक्वेशन हो। साई की वैल्यू, अरे कोई भी इक्वेशन है, देखना, ये देख तेरे पास कोई इक्वेशन है, ये देख, ये देख सर, साई की वैल्यू कब 0 होगी? 0 कब हो सकता है? एक बात बता, कहीं 1/4 को 0 लिख सकता है क्या? 1/4 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो 1/4 कभी 0 नहीं हो सकता, √2 पाई की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। तुझे यह देखना है कि साई की वैल्यू 0 कब हो सकती है। सर ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। तो बेटा तू ही बचा ना, तेरे कारण ही रेडियल नोड आएगा, लगा दे रेडियल नोड, बस। हाँ अरे बस बेटा, हो गया, यही चीजें। इस इक्वेशन को देखो, 2pz को देख ले, सर इसके रेडियल नोड कितने होंगे? रेडियल नोड कितने होंगे इसके? सर इसके रेडियल नोड देखेगा तो कितने होंगे? सर 2 माइनस 1 माइनस 1। देख इसका कोई भी टर्म 0 नहीं होने वाला। एंगुलर नोड कितने होंगे? सर इसका एंगल 0 हो सकता है। कैसे? देख एंगुलर नोड 1 है, p के लिए एंगुलर नोड 1 होता है। देख इसमें से ये टर्म 0 हो सकता है? नहीं। ये टर्म 0 हो सकता है? नहीं। ये टर्म 0 हो सकता है? नहीं। सर ई की पावर 0 हो सकती है? नहीं। 0 क्या हो सकता है? ये टर्म 0 हो सकता है, देख ले। सर यहां पर ये टर्म 0, यहां पर ये टर्म 0, तो इसका एंगुलर नोड क्या होगा? एंगुलर नोड 0। कॉस थीटा तो 0 हो सकता है ना यार। एक बात बता, कैसे कह, हाँ एक बात बता तुझे भाई, एक बड़ी सी इक्वेशन लिख देता हूं मैं, मैथ्स का एक इक्वेशन लिख देता हूं, ये ले, मैथ्स का एक इक्वेशन लिखता हूं, ये देख, साई ऐसे लिख देता हूं, कोई भी वैल्यू, साई की वैल्यू लिख देता हूं 2/3 ए नॉट जेड अपॉन आर ए नॉट पावर 1/2 कॉस थीटा
ए माइनस आर ए नॉट ई की पावर माइनस आर बाई ए नॉट, ऐसे लिख देता हूं। इस इक्वेशन को बताओ तुम्हें क्या लग रहा है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर बेटा, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एक बात बता, इस इक्वेशन साई कब कब जीरो हो सकता है, बता। इस क्वेश्चन में अगर तुझे मैं ऐसा लंबा चौड़ा इक्वेशन दे दूं, साई की वैल्यू कब जीरो हो सकती है, साई कब जीरो हो सकता है, बता। साई की वैल्यू कब जीरो हो सकती है बेटा, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, ए नॉट एक नंबर है, बोर्स ऑर्बिट, आर सर ये देख लो, आर जीरो ले नहीं सकते। ये कब जीरो हो सकता है, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सर या तो कॉस थीटा जीरो हो जाए, या फिर और ए माइनस आर ए नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, जीरो। क्यों, क्योंकि सर या तो ये जीरो हो सकता है या फिर ये जीरो हो सकता है। ई की पावर माइनस एक्स कभी जीरो नहीं होता है, ई की पावर माइनस एक्स कभी जीरो नहीं होता है। तो बस यही है बेटा। अब आपके पास श्रोडिंगर की इक्वेशन, श्रोडिंगर सॉल्यूशन, श्रोडिंगर इक्वेशंस आ गई हैं आपकी जिंदगी में। अब बेटा सारे के सारी चीजें हो चुकी हैं। हाँ ये देखो, यही जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, दोनों में से कोई टर्म जीरो हो जाए। हाँ cos 90 जीरो होता है ना, हाँ cos 90, मैं वो तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कौन कौन सा टर्म जीरो हो सकता है। सर sin थीटा जीरो हो सकता है, cos थीटा जीरो हो सकता है, तो वो चीजें ध्यान रखना कि हाँ सर ये टर्म जीरो हो जाएगा तो साई की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो हो जाएगा। साई की वैल्यू कब कब जीरो हो सकती है बता देना, पक्का हो जाएगा सर। तो बस आज की कहानी अब इसी के साथ एटॉमिक, ये ग्राफ देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में ये ग्राफ मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी में ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। इसमें नोड आपको पहचानने का तरीका बता दिया है, नोड के क्वेश्चंस बता दिए। सबसे हायर लेवल का क्वेश्चन अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूछेगा ना, सबसे हायर लेवल में अगर अच्छे लेवल का, तो यही सब पूछेगा। इससे ज्यादा बेटा ऊपर जाने की औकात उसकी भी नहीं है, क्योंकि तुम जितना सोच रहे हो ऑब्वियस घर पे जाके इक्वेशन लिखना, घर पे जाके इक्वेशन लिखना, एक बार सोच के देखना क्या क्या टर्म जीरो हो सकता है, इस इक्वेशन में क्या क्या टर्म जीरो हो सकता है। जैसे देखोगे तो ये टर्म जीरो हो सकता है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ई की पावर कभी जीरो नहीं हो सकता। सर साइन ये जीरो हो सकता है, ये देख लो ये जीरो हो सकता है। कौन सा टर्म जीरो हो सकता है, एंगल जीरो हो सकता है, कर दो। तो इस तरह से सोचना, ये इक्वेशंस घर पे लिखना। श्रोडिंगर इक्वेशन अब आपकी हो चुकी है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हो चुके हैं। तो बेटा अब कहानी को फिनिश करते हैं, अब मिलेंगे हम लोग, एनसीईआरटी हाईलाइटेड आपको मिलेगा, ठीक है। चलो हाँ, अरे ठीक है यार, और क्या। हाँ अरे वो अच्छे लेवल की चीजें हैं, जो श्रोडिंगर इक्वेशन, आज तो छोटी छोटी चीजें करी हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कर लिया है, चीजें कर ली हैं। तो बस भैया अब हम लोग कोशिश करते सब लोग अच्छे से। बेटा देखो अगले 2-2.5 महीने तक आपके पास एक ब्रेक है, फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रेक जो है बेटा, ठीक है अच्छी बात है। फिजिकल केमिस्ट्री में अब एक ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री ब्रेक हो रहा है। ट्राई कीजिएगा जितने भी हो सकते हैं, रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस। जिन लोगों का बैकलॉग है बेटा बैकलॉग फिनिश करो, जिन लोगों का बैकलॉग है बेटा बैकलॉग फिनिश करो, चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट हो, चाहे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो। जितने बच्चे, सच बता रहा हूं, ऐसे नहीं, तुम्हें मैं सच बता रहा हूं, एज अ टीचर तुम यहां तक आए हो और यहां तक क्लास अटेंड कर रहे हो 11th क्लास के हिसाब से। तुम्हें ही पता है बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से सोच रहे होते हैं, लेकिन 11th क्लास में साइंस लेके तुम यहां तक झेल गए केमिस्ट्री। सच में तुम्हारे अंदर वो सारी काबिलियत है जो तुम्हें 2027 में डॉक्टर बना सकती है। बस तुम्हें क्या करनी है, थोड़ी परफेक्शन लेके आनी है, प्रैक्टिस करनी है, चीजों को रिलेट करना है, बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि सच्चाई यही है। बहुत अलग से कोई दिमाग लेके नहीं पैदा होता, कोई अलग से किसी का ब्रेन बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होता। हाँ किसी की स्पीड ज्यादा होती है, किसी की स्पीड कम होती है। कभी कभी कुछ लोगों को एक बार में बात समझ में आती है, कुछ लोगों को बार बार बोलना पड़ता है। अब क्योंकि एज अ जनरल हम लोग एक जनरल पढ़ा रहे होते हैं, ऑब्वियसली सबको लेके एक एक चीज को लेके नहीं चल सकते, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि 1 से 2 बार 3 बार रिपीट हो, उसके बाद ऑब्वियस आपका काम है आपको रिपीट करना है। फिर भी अगर इस 2-2.5 महीने के सफर में अगर आपको किसी बात का बुरा लगा है तो उसके लिए सॉरी, हाँ उसके लिए आई एम वेरी 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 सॉरी। और अगर कुछ अच्छा लगा है तो आपको पता है आपने बहुत सारा प्यार दिया है मुझे, हाँ बहुत सारे, हाँ तुमने भाई फीडबैक को एकदम मतलब हाँ हिला दिया हुआ है, ठीक है। तुम सबने बहुत ही अच्छा, मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल गाइज, क्योंकि तुम यहाँ तक आए हो। मैं तुम्हारी अटेंडेंस देखता हूँ, चीज़ें देखता हूँ, डीपी अटेम्प्ट करने का तरीका देखता हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड है कि 2027 के लिए बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो देखो जिनको छोड़ना था वो जा चुके हैं। मुझे अच्छी बात ये लगी कि वो बच्चे भी सीरियसली अपना बैच शिफ्ट कर चुके हैं। जो बच्चे अभी तक यहाँ बचे हुए हैं वो खासकर पढ़ने के लिए बचे हुए हैं,
सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई फोकस कर रहे हैं, कोशिश करिएगा, कंटिन्यू करिएगा। कल से मोहित सर आपके लिए इनऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले। इनऑर्गेनिक सच बता रहा हूं, वहां न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, तो आपके पास एक टाइम है न्यूमेरिकल्स करने का, प्रैक्टिस करने का, उसको रिवाइज करते रहिएगा, मस्ती से रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि मास्टर आपको मुस्कुराना, मतलब देखो पढ़ने को ना बहुत बहुत सीरियस नहीं लेना है। मैं एक वर्ड जानता हूं कि भाई साहब मुझे सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है। हम लोग क्लास में हंसते खेलते कॉन्सेप्ट सीखते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन हैं, ठीक है ना। तो एक वर्ड है सिंसियर होना। सिंसियर होनी, आप हमेशा सिंसियर रहिए, आपको पता रहे कि आपका टाइम कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, पढ़ते हंसते खेलते अपने काम को लेकर लगे। ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस हो गए, ना सर हंसेंगे नहीं सर, एकदम नहीं हंसेंगे सर, मतलब ऐसे कैसे, हाँ सीरियस नहीं रहना है। कोई अगर हाँ ऐसा ना कपिल शर्मा जोक मार रहा है, हंसी नहीं आ रही, वैसा नहीं रहना। साइंस लिया इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी चीज करिए, कि बहुत बड़ा टेंशन आ गया सर पे, बहुत ज्यादा लोड हो गया। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, खासकर पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए। इस टाइम पर अगर ये बच्चा इस तरह की क्लास को, इस लेवल की क्लास को झेल रहा है, सच में ये उसके लिए और आपके लिए बहुत प्राउड की बात है कि वो इसको झेल चुका है। इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे उसके लिए आसान लगेंगे, लेकिन वो तभी जब वो सही से इसको रिवाइज करे, बार बार प्रैक्टिस करे। ओके, तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे फिर से मिलेंगे 15 अगस्त के बाद। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो यार, मुस्कुराते रहो। तुम्हारे चेहरे मुस्कुराते हुए अच्छे लगते, ठीक है ना। और क्या, तो मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए। इसीलिए हमारा, हाँ तो गाइस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे आप सबसे जल्दी ही अर्जुनास। हाँ बहुत अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हाँ ठीक है, तो चलो, हाँ चलो, नहीं नहीं यार, हाँ ओके, मिलते हैं सबसे, बाय बाय, एंजॉय करो। वीडियो कॉल यार टाइम निकल जाएगा बहुत ज्यादा ना, ऐसे थोड़ा सा इंतजार। हाँ सारे बच्चों को, सारे बच्चे जो भी जिनका भी प्रैक्टिस कम है, सबको मैं ये बोल रहा हूँ, बेटा अभी टाइम है आपके पास, 2-2.5 महीने का ब्रेक है, उसमें आपको एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, तो उस टाइम ट्राई कीजिएगा सारे न्यूमेरिकल्स फटाफट साइड वाइज सैटरडे संडे में रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। ओके गाइस, चलो। हाँ नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं भूलता नहीं हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें और क्या, तुम्हें जिंदगी का मकसद बताया है मैंने, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा। मेरा परसेंटेज बंधा था भाई, बोला भूल जाएंगे। अरे कैसी बात कर रहा है, क्लिनिक से आके पैसा लेके जाएंगे। 1 मोल का कमीशन याद है ना, हाँ 1% मेरा है, याद करो। ऊपर वाले ने मान लो ऐसा 1 मोल की दुआ कबूल हुई, सबसे पहला कॉल मुझे आना चाहिए। और क्या कि सर 1 मोल हाँ मम्मी पापा से पहले कॉल आना चाहिए, क्योंकि मैंने ही बताया था, ठीक है। हाँ बिलिनायर, हाँ मिलिनायर बिलिनायर ये नॉर्मल लोग बात करते हैं, हम मोलनायर बनते हैं और मोलनायर की बातें करते हैं। तो बस भैया, हाँ बस बस, हाँ तो चलो अब इंतजार खत्म करते और हाँ हाँ एकदम तुम्हारे लिए एकदम एक गाना है ना, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, मुझको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं, बस एक तुम हो, बस एक मैं हूं, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। तो बस भैया आप कुछ ना कहो, मिलेंगे हम फिर से। चलो बाय बाय, एंजॉय करो, बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।